जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, एज़ यूजुअल मैं कोई ना कोई मोटिवेशनल आपसे मैसेज शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनने के लिए आपको कांटेक्ट करना है हमसे, हमारे डायरेक्टर आर से 0315824870 अगर आप कैपेबिलिटी रखती हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्किल्स वुमेन है, बिजनेस वुमेन है, ब्यूटिशियन हैं, आप शेफ़ हैं, और आगे हमारे कुछ सरप्राइजिंग प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी आप उसका हिस्सा भी बने, और साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी, साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ भी करते हैं और कुछ अवेयरनेस के हमारे यहाँ सेशंस होते हैं। और काफ़ी गैदरिंग में, जैसे अभी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पे बात की, तो बहुत सारे जो है सीनियर डॉक्टर्स यहाँ तशरीफ़ लाए थे, बहुत अच्छा लगा, अपना कीमती वक्त निकाल के लाए। और अगर आपका आउटडोर कोई इवेंट है, सेमिनार है, अवार्ड सेरेमनी है, बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी इवेंट्स होते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमें कांटेक्ट करें। हम इंशाल्लाह लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में उसकी कवरेज भी करेंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे। लेट्स सी, ये तो एक हो गया मैसेज। और साथ में कर SCC की जानिब से, आई थिंक अब वो मेरे पास अगर अर्श मुझे बता दे, कामरान का इवेंट था फेडरल हॉल में 27 अक्टूबर को, एक जो है एक सेमिनार है, और मैं चाहूँगी कि उसके अंदर भी 27 अक्टूबर 4 बजे के करीब फेडरल हॉल में एक बड़ा सेशन है, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करें। कल मैं उसका वीडियो भी बना रही थी। इस तरह फिर एक और 27 को जो है अनवारुल हक का एक इवेंट है, और कैस्पर्ड यूनिवर्सिटी में है, और कामयाब पाकिस्तान की जानिब से एक जो है वो कामयाब पाकिस्तान, जी हम यहाँ पर आ गए, कामयाब पाकिस्तान का एक इवेंट होने जा रहा है 27 अक्टूबर को, वो भी ज़बरदस्त है, जिसमें सीरत नबी के ऊपर जो है एक प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है, और इस पर माशाल्लाह काफ़ी सारे जो है स्कूल कॉलेजेस ज्वाइन कर रहे हैं। लेट्स सी, मेरे पास जो भी आप इवेंट देंगे मैं उसको अनाउंस ज़रूर करूँगी, ताकि जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहें ऑफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं चलती हूँ आपके खूबसूरत से मैसेज की जानिब। आज आपसे एक मैसेज शेयर करूँगी। कहते हैं कि कोई भी, अगर हम किसी को भी तकलीफ़ देते हैं, तो वो रिटर्न थोड़ा लेट, थोड़ा जल्दी आके ज़रूर आपके पास आती है। बिल्कुल उसी तरह के जब आप लोग जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ नेकी करते हैं, लाइक नेकी करते हैं, किसी का ख्याल करते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि उस शख्स से तो हमें कोई भी हम ना उम्मीद रखते हैं। जब ज़रबत हम कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डालिया, कहते हैं कि एक नेकी कर एक हाथ को एक हाथ से दो, दूसरा को पता न चले, तो हमें उससे उम्मीद ना रखते हैं ना हमें होती है। हम कहते हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए करें, तो उसका अजर भी अल्लाह पाक का इंसाफ बड़ा ही खूबसूरत है, वो अजर ज़रूर आपको देर सवेर से मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत सा आपसे मैसेज ये शेयर करूँगी। एक घर में, एक ऑफिस में एक सर थे, बड़ा ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनका बड़ा कारोबार है। उसको किसी बात पर गुस्सा आया, और वो इतना गुस्से में, शदीद गुस्से में, उसने एक झापड़ अपने उस पियून को मार दी। पियून करता मरता ना क्या करता, बड़े लोग हैं ना, नौकरी चली जाएगी। शाउट किया, गुस्सा किया, वो चुप हो गए। अपने घर जब गया तो उसको गुस्सा रहा कि मेरे बॉस ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। अब जाहिर सी बात है कि जब वो तो उसको तो नहीं कुछ कह सकता था, उसको अपना गुस्सा निकालना था। उसने किसी बात पे अपनी बेगम से उलझ के वो थप्पड़ उनके चेहरे पर रसीद कर दिया। उसके बाद वो काम डाउन हो गया। अब बीवी को आ गया गुस्सा, उसने कहा कि मतलब कोई मेरी गलती भी नहीं है और ऐਵੇਂ ही गुस्सा करे और मुझे थप्पड़, अब वो किसको मारेगी, शौहर पे तो नहीं हाथ उठा सकती। उसने अपने बड़े बेटे को एक थप्पड़, किसी बात पर गुस्सा करा, और कहते हैं ना बिला वजह, जैसे यहाँ कपड़े रख दिए, वो उन्होंने एक थप्पड़ उनको रसीद कर दिया। बड़ा बेटा हक्का बक्का, माँ को तो नहीं अब रिप्लाई कर सकता, उसने अपने छोटे भाई को बिला वजह एक थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ आगे चल रहे हैं, आप ज़रा नोट करें। छोटा बच्चा, जो छोटा भाई जो है, बड़े भाई से सोच रहा है कि मेरे बड़े भाई को क्या हुआ
ये इस बात पे मुझे थोड़ी सी बात पे उसने मुझे कि भैया तुम क्या कॉपी पे क्या लिखते रहते हो, कॉपियाँ ज़ाया करते हो। तो आज आज भाई ने कभी नहीं डांटा, आज मुझे थप्पड़, वो गुस्से से बाहर निकल गया। वो गुस्से से बाहर निकला और उसने, एक कुत्ता आराम से बैठा तो उसको जाके गुस्से से पत्थर मार दिए बिला वजह। उसे समझ नहीं आया ना क्या करे। कुत्ता ज़ाहिर-बात वहाँ से हटा और थोड़ी देर में कुत्ते ने एक शख्स को काटा। आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते को भी गुस्सा आता है? नहीं, ऐसा नहीं। कुत्ते ने उसी शख्स को काटा जिसने पहला थप्पड़ बिला वजह अपने गुस्से को ख़त्म करने के लिए उस पियून को मारा था। अब देखें कि साइकिल कहाँ से चली और कहाँ उस शख्स को उसी कुत्ते ने काटा। तो याद रखिएगा कि बिला वजह किसी पर ज़्यादती करना और अपनी हाकमियत जताना और किसी को डिग्रेड करना, ये याद रखिएगा, जब वो इंसाफ पे उतर आए तो बड़े बड़े सतून ज़मी बोस हो जाते हैं। और अपनी आँखों से आप लोगों ने देखा। आज इतना ही मैसेज बहुत है, तो इसीलिए किसी पर भी बिला वजह ज़्यादती ना करें और किसी को डिग्रेड ना करें, किसी पर टोंट ना मारें। और ख़ास तौर पे कभी कभी मैं कहती हूँ गुस्सा बड़ा अक्लमंद है। वो बड़े पे अगर आपको कोई बड़ा डांट देता है या आपसे जो बालातर है वो आप पर कुछ भी ज़्यादती करता है, आप उसको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन अगर छोटा कोई ज़्यादती करता है तो आप उसको पूरा उधम उधम कर देते हैं। गुस्सा बड़ा अक्लमंद है कि उसकी आगे नहीं बोलना। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपको कोई गुस्सा करे या आपके साथ ज़्यादती करे तो आप खामोश हो जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू जब आपसे कोई छोटा करता है तो आप उसके लिए आप बदतमीज़ी करते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं। तो इंसान जो है ना वो इंसाफ पसंद नहीं है। एक छोटी सी बात पे मैं एक बात ख़त्म करूँगी। एक बेटे ने कहा कि अम्मी मेरे पास एक काम आया है, ये बड़ी इससे रेलेवेंट बात है, ज़िंदगी में याद रखिएगा। उसने कहा कि अम्मी मेरे पास एक काम आया है, लेकिन ये काम, पैसा तो बहुत है लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा। उसने, पता है, एक छोटी सी बात पे मैं ख़त्म करूँगी। उसकी माँ ने बड़ी प्यारी बात की, बेटा जब मैं आती हूँ ना तेरे कमरे में तो तू बड़ा पुरसुकून सोया होता है। क्या कहा? आप बहुत पुरसुकून सोया हुआ मुझे नज़र आते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और तुम्हें नींद ना आए। बस इतनी सी बात उसने कही और वो अपने कमरे से, बेटे के कमरे से चली गई। उसके बाद उसने कहा अम्मी मुझे समझ आ गई बात। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी नींदें उड़ा देती हैं। इसीलिए नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और ईमान को कभी मत डगमगाने दें। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एवरी फ्राइडे हम आपके साथ ये एक सेशन करते हैं और ये सेशन होता है आपके लिए लॉ यानी कि कानून की बात ज़ैनब बलोच के साथ। वो इसलिए कि ताकि आपको कानून की मालूमात हो, यानी कि आपके राइट्स क्या हैं कहीं पर भी आपको, क्योंकि हमारे 22 करोड़ से अबव आबादी है और हर किसी को कहीं ना कहीं कोई भी कानूनी मसला हो सकता है। तो कानूनी मसलों को हम आपसे डिस्कस करते हैं। कभी हम बच्चों की बात करते हैं और कभी हम मियाँ बीवी के ताल्लुकात, कभी प्रॉपर्टी, डिफरेंट हम जो है और ख़ास तौर पे हेरेसमेंट पर बात करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे हैं। फिर जायदाद में जो है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं कि, और बेटियों के राइट्स कितने। तो इस तमाम कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे कोई ना कोई एक प्रॉब्लम हो और वो कानून में हमारा उस पर क्या हक बनता है कि हमारे
मसाइल हैं उसका हल क्या है। तो मैं चलती हूँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स एक एक बिल्डर जो है वो जब प्रॉपर, जैसे अभी आपने रिसेंटली कराची में सुना होगा एक नासला टावर टूटा, कितना बड़ा उसको मैं जब भी अभी देखती हूँ, अब दोबारा बन गया, यूं बना है फुरुक करके जादू की चुटकियों में। तो जब मैं ऐसे ही सोचती हूँ यार, जिसने पैसे जमा करके एक फ्लैट लिया होगा, करोड़ों का फ्लैट था, उनके हालात कैसे होंगे, वो कितना उस घर को याद करते होंगे, पैसा जोड़ एक एक, किसी ने सोना बेचा होगा, किसी ने कैसे। इसी तरह जो छोटे लोग भी जो चाहे 15 लाख की जगह ले रहे हैं या 25 या 50 लाख की ले रहे हैं, वो भी अपना एक खून पसीना एक एक करके, और अचानक सरप्राइजली एक घर की 8 रवादार निकल आए कि हमारी ये प्रॉपर्टी है फ्लैट की या ज़मीन की, तो सोचे क्या हालात होंगे। उसकी वजह कि आपको अवेयरनेस नहीं होती। मैं चलती हूँ हमारे साथ कानून की बात ज़ैनब बलोच के साथ, हमारे साथ हैं एडवोकेट ज़ैनब बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपना कीमती वक्त निकालती हैं हमारे नाज़रीन के लिए, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अच्छा जी ज़ैनब, आप मैं बात कर, आज हमारा टॉपिक जो आपने माशाल्लाह मुझे रेकमेंड भी किया कि इस पर हम डिस्कस करेंगे, कानूनी एतबार से कौन सा हमारा राइट, क्योंकि तमाम इदारे तो बने हुए, जब कोई कंफर्मेशन करते हैं वो भी सही निकलती है, फिर क्यों एक फ्लैट के 6 रवादार निकल आते हैं या इस तरह और बहुत सारी प्रॉपर्टी। पहले इसकी डेफिनेशन बताएं, उसके बाद गलतियाँ कोताहियाँ बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी आप बुलाती हैं और इतने अच्छे अहम इश्यूज़ पे बात करते हैं जिन पे अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, उनको अवेयरनेस मिल जाती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब बात आती है प्रॉपर्टी की। देखिए यहाँ पे जो है ख़ासकर कराची की अगर हम बात करें, बाकी सूबों की अगर आप निस्बत देखें ना, तो डिफरेंट तरीके हैं। कराची के एतबार से अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कराची में जो प्रॉपर्टी का जो ओवरऑल अगर हम पढ़ें तो प्रॉपर्टी का जो रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास रेवेन्यू में होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, कब ली है, कब अलाट हुई है, तमाम रिकॉर्ड अगर आपको मिलता है तो वो रेवेन्यू में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आपको रेवेन्यू में ही मिलता है। इसमें लैंड माफिया भी हाँ। तो अब इशू ये है कि कराची, बाकी जगहों पे तो आपको लैंड रेवेन्यू में रिकॉर्ड मिलेगा, पंजाब साइड आप देख लें पूरा प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड, आप अभी कंप्यूटराइज है, आप कंप्यूटर पे भी अपना वो सर्वे नंबर डाल दें तो पूरा रिकॉर्ड। सिंध में, कराची में स्पेशली डिफरेंट तरीके कर दिए, अब आपको रेवेन्यू में रिकॉर्ड नहीं मिलता, अब आपको जो है अलग अलग केडीए का अलग रिकॉर्ड मिलेगा, केबीसी का अलग रिकॉर्ड मिलेगा, कंटोनमेंट का अलग रिकॉर्ड मिलेगा, रेवेन्यू का अलग। अब इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, समझ में नहीं आता कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, यहाँ पे रिकॉर्ड इसके नाम पे निकल रहा है, वहां पे रिकॉर्ड इसके नाम पे निकल रहा है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो हमें इसलिए, क्योंकि रिकॉर्ड चेक करना लोगों को पता नहीं, तो बाज़ दफ़ा डबलिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आजकल आप देखें लीज बंद है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे, पिछले 20 साल से प्रॉपर्टी को लीज को बंद किया हुआ है। अब क्या है कि बिल्डर ट्रांसफ़र पे तमाम फाइलें चल रही हैं। अब बिल्डर मुझे भी दे रहा है, 1 साल बाद आप ऑफर देती हैं, आपको भी वो 5 लाख बढ़ा के देंगे, आपको भी वो फाइल बना के देगा, किसी और को। अब ये है कि हम दोनों ने तो खरीद लिया, हम दोनों तो फंस गए, अब तीसरे को भी बेच दी। अब ये कि ज़ाहिर बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, हमें तो पता नहीं पोजीशन कब किसको देगा। अब जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जो ज़्यादा डिमांड करता है उसको दे देते, अक्सर और बेशतर ये भी हो रहा है, हमें पता नहीं होता। बाद में प्लॉटिंग का सिस्टम चलता है, उसमें भी यही है, कभी आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, 2 महीने 3 महीने की जो किस्तें आपको पे करनी है वो नहीं करते, तो वो फाइल उठा के किसी और को दे देते। अब ये भी दावेदार, वो भी दावेदार। तो ये है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास होते नहीं हैं, क्योंकि बिल्डर ट्रांसफ़र पे सब काम चल रहे होते। अब बिल्डर ट्रांसफ़र को आप कब तक अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो तो बिल्डर के बनाए हुए पेपर है, उनका तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। आप कैसे उस पर बिलीव करेंगे कि भाई ये मेरे नाम पर ही है। अगर मैं जो है लीज करवाती हूँ, किसी प्रॉपर्टी को खरीदती हूँ और ट्रांसफ़र रजिस्ट्रार के पास कराती हूँ, तो मेरा पूरा रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास रहेगा। ज़ाहिर है जहाँ की प्रॉपर्टी, अब हम चेक करने भी जाएंगे तो रजिस्ट्रार के पास से कोर्ट भी अगर बुलवाएगी तो पूरा रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन रहता है, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास वैलिड रहती है। बनिस्बत इसके जो हम बिल्डर से खरीदते हैं उनकी अथेंटिक करना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये बिल्कुल वैलिड है। और आज का जो बड़े बिल्डर है उनका तो फिर भी है, लेकिन जो ये छोटे छोटे बाकी के प्रोजेक्ट जो बनते हैं ना, इनमें जो ये डिफॉल्टर बड़ी पैदा होती है। और दूसरी बात, अब अगर ऐसी कोई ज़मीन आती है आजकल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फ्लैट की सबसे ज़्यादा हो रही है कराची के, यहाँ पे हम देखते हैं, तो फ्लैट में आप जब भी जाके देखना ना, फ्लैट में जो परमिशन इनको मिलेगी, जो नक्शा होगा ना, क्योंकि हम तो देखते नहीं, बस हमें सस्ते में मिल रहा है, हम जाके अभी आप देखें सोशल मीडिया पे इतनी वायरल होती हैं डिफरेंट वीडियोस, 2 लाख आपके पास, सिर्फ 2 लाख है, आप आ जाएं। अच्छा जी, आपके पास जो है
4 लाख 3 लाख वाले फौरन ये जी प्लॉट यहाँ पर मौजूद है। अब सोचे 3 लाख तो मेरे ख्याल में मेजोरिटी लोग तो कमेटी डाल के भी निकाल ही लेते हैं। अब वो क्या वो फंस जाते हैं, वो फंसते क्यों है? क्योंकि वजह ये कि वो जो बिल्डर्स होते हैं ना वो पता नहीं ऑथेंटिक है नहीं है। हाँ। अब हम जाके सिर्फ ब्रोशर देखकर उनसे वो करके भाई ये फ्लैट है, इतनी कीमत है, इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है इजी हम दे देंगे। ना बहुत सारी ज़्यादातर बच्चियों को भी लड़कियों को एम्प्लॉय रखा तो आप उनको टेक्स्ट कर दें, सिर्फ वही वाला उन्हीं का मैसेज दोबारा आपको कॉल आ जाएगी। हाँ। पीछे आपने जी वो आपने इंटरेस्ट शो किया था, हाँ, आपको डिटेल वो अच्छा पीछे से इतनी आवाजें हो रही थी, यानी कि एक साथ उन्होंने 8-10 लड़कियां रखी हुई हैं, इसका मतलब है वो सिर्फ कॉल पे रिसीव कर रही हैं और लोगों को कांटेक्ट कर रही हैं और घेर रही हैं, जैसे घेर रही हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा आपने सोशल मीडिया को इतना ये जैसे आप OLX पे चले जाएं, मैं सच बता रही हूँ, आप वहाँ पर गाड़ी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा, मैंने गाड़ी कुछ ऑर्डर की और जब मैं देखने गई अल्लाह खटारा, मैंने कहा भाई ये टीवी उस पे तो बड़ी अच्छी दिखा रहे हैं और यहाँ पर आके मैं परेशान। अच्छा इसी तरह आप नोट कीजिएगा कि बहुत सारा जो है ये डिच करने वाले लोग होते हैं। आप ये जो ऑनलाइन पे आपको दिखा रहे हैं, एक जूतों का रैक ये हुआ है हमारे साथ। अच्छा हमने कहा यार ये जूतों का कोई मतलब एक प्रॉपर वो स्टैंड टाइप का होगा। ऑर्डर हो गया, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया, जब वो आया तो वो कपड़े का कुछ और निकलता है, कपड़े का। अरे भाई ये क्या? अच्छा एक बार मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मैं जरा बता मीडिया से बिलोंग करती हूँ तो वो ब्रश, ये मैं छोटी चीजें बता रही हूँ कि कहाँ पर डमचाल क्या चल रही है। एक और ब्लेंडर भी बताऊंगा बड़े, वो ब्रश मैंने कहा यार कितना अच्छा आयरन वाला है, यूं करो तो बीबी इसको खोलेंगे ना, पहले हमने पैसे देने और पता नहीं 5,000 का था कुछ। हाँ। मैंने कहा भाई मैं तो पहले यूज करके देखूंगी फिर पैसे दूंगी। अच्छा वो बेचारा वो जो आया बाइक क्या उसके बनते होंगे 250-200 रुपए जो भी ना। मुझे दुख इस बात का हुआ जब उसने कहा कि बाजी नाराज नहीं होगा, ये सही नहीं है। तो मैं उसने अपने पैसे भी नहीं लिए, ज़ाहिर बात है उस मैंने ख़रीदा ही नहीं। तो वो अब बार बार वो स्विच पे लगा रहा है। मैंने कहा मैं जब तक नहीं पैसे आपको 5,000 दूंगी जब तक आप मुझे इसको प्रॉपर। अब मैं कर रही हूँ, एक बार ब्रश मारा, 2 बार मारा, 3 बार, मैंने कहा तो भाई हिल भी नहीं रहा, मेरे बाल तो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो वो शर्मिंदा हो गया, पहले तो वो खोल ही नहीं रहा था, कहता है ये अलाउ नहीं है, हम नहीं कर सकते। TCS के थ्रू आया तो वो थोड़ा आपको दिमाग को लालच को हटा के थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, तब जाके आप जो है वो जरा मैं ज़ैनब की तरफ चलती हूँ, बहुत देर हो गई है जी। नहीं लालच तो ये देखें, लालच ही तो है जब तो ये फ्रॉड हो रहा है ना। अगर लालच नहीं होता तो फ्रॉड क्यों करते? जब मुझे एक चीज़ दे दी है, जब सीधे तरीके से मैंने खरीदी है, तमाम चीज़ें चेक की हैं सब, तो फिर आपको बेचने का या किसी और को बेचने का उसका तो बनता ही नहीं है ना बिल्डर का। बिल्कुल बिल्कुल। जब एक को दे दिया, हाँ अगर मैं डिफॉल्टर हो गई, पेमेंट नहीं कर रही या कुछ नहीं कर रही, तो कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करें कि भाई आपकी ये गलती है, नोटिस दे दें कि भाई आप अब नहीं पे कर रही या आगे आपको रखना है नहीं रखना है, तो हम आगे किसी और को ये फ्लैट दे देंगे, आपकी जो रकम थी वो आपको रिटर्न कर देंगे। उसूलन तो ये चीज होती है। अब नहीं, वो क्या करते हैं कि आपने अगर 2 महीने 3 महीने डिफॉल्ट किया या कुछ ऐसी चीज हो गई या मजबूरी हो गई, किसी और को फाइल भेज देते और आप अपने पैसों के लिए धक्के भी खाते रहे वहां पे। अच्छा ये गलत है। डिफॉल्ट कहलाएंगे या बिल्डर माफिया कहलाएगा या कौन इसमें इन्वॉल्व है? देखिए हमारे पास जो है पूछताछ करने वाले लोग, हाँ हमारे पास जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही हैं वो भी इन्वॉल्व है। अभी ये नसरा टावर की आपने मिसाल दी, हाँ ये नसरा, हाँ बिल्कुल चाइना कटिंग का तो हाल ही बुरा है भाई। वहां पे तो मुझे हैरत होती है, सोसाइटीज बनती हैं, सोसाइटी के आगे जो रोड होता है उसका आप फिट देख लें कि इतने फिट का रोड है। अच्छा 10 फीट 12 फीट 15 फीट का रोड निकला हुआ होता है। अब क्या करते हैं लोग, अब मेरा घर यहाँ तक तो मेरा घर है तो मेरा गेट भी इसी में होना चाहिए, मेरा रास्ता भी इसी में होना चाहिए, उसूलन तो ये होता है। अब मैं क्या करती हूँ, गेट तो यहाँ बनाती हूँ लेकिन रास्ते के लिए वो जो सीढ़ियाँ स्टेप्स जो बनाते हैं वो बाहर का हिस्सा ले लेती हूँ। कुछ दिनों बाद वो भी अंदर ही हो जाता है, फिर मैं उसको अंदर चढ़ती हूँ, सीढ़ियाँ थोड़ी सी आगे अंदर। अब आपने देखा है कि अक्सर सोसाइटीज में गुजरते हुए कुछ रोड बड़े कुछ रोड छोटे, उसकी वजह क्या है कि हम लोग ये जो चाइना कटिंग में जो जा रहे हैं बाहर क्यारी, हालांकि वो बाहर का हिस्सा रोड का होता है। एक और ऐड करें कि मैंने किसी मतलब खास बंदे से मैंने पूछा, वो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री में, मैंने कहा मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी और महमूदाबाद बलोच कॉलोनी, उमर बलोच पे उमर कॉलोनी है शायद। मैंने कहा यार ये लोग क्या पार्क से क्यों महरूम है? हाँ। मैंने कहा ये क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में एक पार्क है हमारे घर के पास, तो चलो एक है, लेकिन आप यकीन करें चाहे मैं वहाँ नहीं रहती लेकिन एरियाज तो है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या यहाँ पर जो लोग ने लियाकत अशरफ कॉलोनी जो है, बिल्कुल, मैंने कहा यार ये लोग क्या लोग नहीं है, इनके पास क्यों नहीं पार्क? तो कहते हैं ये पार्क गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे लेकिन इधर घर बन गए।
वो इम्यूनिटी तोड़ भी नहीं प्लॉट्स सकते। कहलाते हैं ना, तो यही तो हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना। आपको जो है वो कम से कम इसके लिए कोर्ट में पिटीशन लगानी अच्छा, चाहिए। एक बार हमें कहीं अल्लाह वाला टाउन में किसी ने कहा कि उस जगह पर ना, हाँ। बोले ये ना जगह गवर्नमेंट की आपने खरीदनी है और बहुत कौड़ियों के मोल है। क्या बोले? कौड़ियों के मोल है, लेकिन ये पार्क की जगह है। पार्क के इम्यूनिटी हमने प्लॉट कहा, है ना, पागल है हाँ। हमारे को, एक तो गलत काम करवा रहे हैं, ऊपर से दूसरों को ऑफर कर रहे हैं थोड़ी कीमत में, आपके अंदर लालच लालच उभरेगी। आ जाए। वही जगह अगर वो 80 लाख की है, वो आपको 25,000 लाख में दे रहा है या तो कुछ इस तो तरह होगा। से, तो वो तो आप डिफॉल्टर खुशी है। खुशी लेके कहेंगे वो जबरदस्त। तो हम ये कह रहे हैं कि ज़मीनों की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें पता नहीं होता। एक तो ये है कि चाइना कटिंग में आती है, दूसरा ये है कि इम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं। इम्यूनिटी प्लॉट मतलब मस्जिद की जगह, पार्क की जगह, पार्किंग की जगह। अब सोसाइटीज़ में अक्सर आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जाके देखें ना, उनमें पार्क की जगह अलग दी हुई है, उनमें मस्जिद की जगह अलग है, उनमें जो है वो पार्किंग का एरिया अलग है कि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करेंगे, और बच्चों के खेलने के ग्राउंड्स अलग है, होने चाहिए भाई। अब उनमें वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के जो, क्योंकि बिल्डर ट्रांसफर चल रहा है ना वहाँ पे, तो सोसाइटीज में भी बड़ी बड़ी आजकल आप देखें कि कहाँ पे आप जो है ट्रांसफर के लिए जाते हैं बिल्डर। अब वहाँ पे क्या होता है, ये इम्यूनिटी प्लॉट्स को क्या करते हैं कि जितना बड़ा होगा उसको कम करके वहां से भी प्लॉटिंग करके बेचना शुरू करेंगे, और पार्क को, बच्चों के ग्राउंड को, इन चीज़ों को, मस्जिदों की जगहों को कम कर लेते हैं। तो ये तो मतलब हर सोसाइटी का देखिए, जब आप नक्शा बनाते हैं, मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ जब बिल्डर के पास आप जाएं, ये सबके लिए मैं नॉलेज दे रही हूँ कि जब भी आप जाएं सिर्फ ब्रोशर को देखकर आप वो तय नहीं करें हमें ये वाला फ्लोर चाहिए। वो बना बना एक तस्वीर बिल्कुल। बिल्डिंग पूरी दिखा देते वो देते हैं ना, बाद में बिल्डिंग दिखा देते हैं और कहते हैं इतना कीमत है, पानी है, बिजली है, फला है, ये फ्लोर है, इस फ्लोर पे ये होगा, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे ये नहीं। आप पहले उसको बताएं, आप हमें नक्शा दिखाएं उस बिल्डिंग का जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका। नक्शेबाजी छोड़े, पहले नक्शा दिखाओ। हाँ, नक्शा दिखाने से ये होगा कि उनका प्रूफ हो जाएगा कि आप जो 10 मंजिला बना रहे हैं, क्या आपको अलाउ है 10 मंजिल बनाने का। मैं अगर 10th फ्लोर पे लूंगी घर, तो क्या वो लीगल होगा या इलीगल होगा? बिल्कुल, पता चला कल को आपको अलाउ तो 6 फ्लोर है और आप बना 10 फ्लोर है, और मेरे तो पैसे डूब गए ना। हो, ये ये भी एक माफिया वो मेरे। बिल्कुल। और यही है टोटल, आप जाके जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए ना, छोटे जितने बिल्डर, आप इनके नक्शे चेक करके एक अच्छा, दफा इसमें देखिए। एक और चीज करते कभी हैं, भी वो क्या प्रॉपर करेंगे, नक्शा नहीं आएगा। कभी नोट करना, आप जितने ऊपर फ्लोर लेंगे वो कीमत कम होना शुरू हो कीमत जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि बाद में इलीगल भी कंस्ट्रक्शन हो जाती है ना। आपको अलाउ 4 फ्लोर है, आप बना 6 फ्लोर अच्छा, है। नहीं उसके बाद हम इनको ढूंढते रहते हैं, ये लोग मिलते तो भी यही ना, फिर आप जाएंगे, अगर बाद में आप जाएंगे कंटोनमेंट में, केबीसी में, वो कहेंगे हमने तो KDM में, अलाउ ही कहीं नहीं पे किया। भी वो कहते हैं कि आपने पूछा था, वेरिफिकेशन की थी। गलतियां हमारी है ना, हम फिर कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो हमारी गलतियां ये कि हम कम से कम वेरीफाई तो करें उस चीज को कि भाई ये लीगल है या नहीं है। सोसाइटी में जो प्लॉट हमें सस्ते में दिया जा रहा है 1 करोड़ का, उसके बराबर वाला 25 लाख में क्यों दिया जा रहा है? कुछ तो डिफॉल्ट होगा ना उसमें। आप कम से कम भाई वो शायद इम्यूनिटी प्लॉट होगा, शायद वो इलीगल प्लॉट होगा जिसको बेच रहे होंगे, या घर होगा। तो इन चीज़ों की हमें कम से कम खुद रिसर्च करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी कानूनी बंदे से आप मशवरा करके इस चीज़ को क्लियर करवाएं कि भाई मैं ये चीज़ खरीदने जा रहा हूँ। क्योंकि कोई 1000-2000 की तो चीज़ नहीं होती कि बंदा का यहाँ गलत है चलो फेंक देंगे, कोई मसला नहीं है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं तो उसकी कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करें प्रॉपर तरीके से कि वो लीगल है या नहीं है। और हमारे पास ये चाइना कटिंग, आप देखें ये रेलवे ट्रैक के बराबर में घर बने हुए, वो तो बड़े टूटे भी थे, लेकिन अब फिर वही लोगों ने अरे दोबारा- बिल्कुल करीब, अगर ट्रेन गुजरती है आप देखिए इतने करीब है, ये पूरा फ्लोर आप देख लें कि ट्रेन यहाँ पे आप देख लें जो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ चिमट के उन्होंने कब्जा माफिया ने पूरे के पूरे घर बना के और लोगों को बेच भी दिए। अल्लाह। इन केस वो टूट जाएंगे कल को तो फिर उनका तो लॉस हुआ, तो वो तो क्लेम भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो इलीगल है, उन्होंने खरीदा ही क्यों है? क्योंकि रेलवे ट्रैक के बराबर में मना है आपको ये खरीदना। यही तो चाइना कटिंग में पूरा आता है कि ये पूरा खरीद के और लोगों को बेच भी रहे हैं, और लोग बेचारे जिन नादान जिनको पता नहीं है वो सस्ते दामों में घर के चक्कर में उनको खरीद भी रहे हैं, और उनको पता भी होता है कभी ना कभी हमें ये लॉस होगा। ओ मेरे खुदा, ये अलग अलग किस्म के माफियाज यहाँ पे घूम रहे हैं। एक इलीगल कंस्ट्रक्शन वाले माफियाज अलग हैं, एक वो जो कब्जा माफिया है वो अलग है। लेकिन एक बात बताऊं ज़ैनब, यहाँ पर एक मैं बात बड़ी वसूख से कह सकती हूँ कि ऐसे नहीं कोई काम होता जब तक मेरे पीछे किसी का हाथ ना हो। ऐसे कैसे हो बिल्कुल। सकता है कि वो सारी सेटिंग और नोटों की बरसात, आपने देखा है हमारे मुल्क में कितना कुछ हो जाता है और पैसा मुंह में डाल के वो सारा काम क्लियर हो जाता है, ऐसा ही कि नहीं? भाई अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करें ना, के इलेक्ट्रिक तो खुल्लम खुल्ला बदमाश, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जिसको आप कहें भत्ताखोर, गुंडागर्दी खुल्लम खुल्ली,
कोई उनको रोक रहा है? लीगल गुंडागर्दी करना है, लीगल तौर नहीं नहीं, लीगल कहाँ भाई, बिल बना के दे रहे हैं तो भत्ता और मैंने कहा इन्वॉल्व कौन हुआ, इन्वॉल्व कौन? यही तो बात तो ये और वो प्राइवेट इदारा है और आपने उसको इतनी शय दी हुई है कि वो खुल्लम खुल्ली बदमाशी भी कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं, धक्के मार के आपको निकाल देते हैं। पहले ऐसे नहीं था। तो बिल आपको भत्ते की शक्ल में, बिल की वो पर्ची आती है ना भत्ते की, बिल आ गया ना आपके पास, वही तो भत्ता है भाई, क्यों दें? तो आपने ये नहीं देंगे, बिजली काट देंगे, डराना। अच्छा, उसके अंदर बड़ा है कि आपका कचरे का भी टैक्स केस ही हाँ, है। हाँ। अब वो उठे ना उठे, आपकी सफाई हो ना हो, लेकिन आपने टैक्स पानी के बिल हमारे पास आते हैं, पानी तो है ही नहीं कंटोनमेंट के, बिल्कुल नहीं। मीठा पानी की लाइन आप मुझे पूरे जौहर में दिखा दे, प्रॉपर बिल मैं आपको लाके दिखा दूंगी, हम प्रॉपर बिल भर रहे हैं। अच्छा, अभी तक रखा अच्छा, हुआ है। हमारा वीक पॉइंट क्या है? आपके जो अभी नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनमें हमारे वीक पॉइंट हमारे लिए क्या है? अल्लाह शुक्र है, इसमें आपकी गैस नहीं जाएगी, हाँ, आपकी बिजली नहीं जाएगी, आपको पानी प्रॉपर मिलेगा। आखिर में वो इस शख्स कह दे कि जब गवर्नमेंट ही नहीं दे रही, मैं कहाँ से दूं? हाँ। तो आप क्या उखाड़ लोगे? और मैं उस ये शख्स भी को? बता दूं कि आने वाले वक्तों में जितने नए प्रोजेक्ट बनेंगे उनमें गैस भी नहीं होगी, क्योंकि अब गैस अलाउ नहीं है, जितनी लाइनें बिछ चुकी हैं जो पुराने प्रोजेक्ट में वो हो गया अब, और आने वाले यानी कि वक्त में- मारामारी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, और गैस भी खत्म होने वाली तकरीबन, ये भी सुनने में अक्सर आ रहा है कि अभी देखें ना आप, अभी गर्मियों में ये कंडीशन है कि 8 बजे बाज इलाकों में चली जाती गैस, बिल्कुल, मेरे घर में सुबह 9 तक बजे, आती, 9:30 बजे चली जाती। और 8 बजे कुछ इलाकों में अगर लियारी मलीर, ये जो आपके इलाके हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे गरीब तबका रहता है, वहां तो ना होने के बराबर है। वो बेचारे लकड़ियां जला के सिलेंडर कहाँ से अफोर्ड करेंगे वो, और आने वाले वक्तों में तो बिल आपने प्रॉपर देना। और मैंने सुना रिसेंटली गैस का बिल बढ़ा बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये माफियाज हैं। अब माफिया की कोई एक शक्ल नहीं होती कि ये वाला स्टैंडर्ड का भत्ता आप बोल गए, समझ हर लें। कोई अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ले रहा है। अब अगर के इलेक्ट्रिक है वो एक अलग माफिया है, गैस कंपनी वो एक अलग माफिया है, बिल्डर्स आपके अलग माफिया है, ये पानी लैंड वाले ग्रैबर अलग है, टैंकर जो आते हैं टैंकर पानी के में अलग कहते हैं, वहाँ कहाँ से आ रहे हैं जो, और ये जो आवाम आपको को नहीं लाइनों का बिल भी दे रहे हैं और फिर पानी भी नहीं है, ना होने के बराबर है, और आप बिल प्रॉपर आ रहा है। मैं खुद लाके दिखा दूंगी, ये मुझे दिखा दें एक दिन वहां पे एक फ्लैट में कोई मीठा पानी है, खारा से खारा पानी मिल रहा है वहां पे बोरिंग का लोगों को, और बिल आ रहा है आपका कंटिन्यू। अच्छा, अब ये आवाम कहाँ जाए, किससे सेटिस्फाई हो? सेटिस्फैक्शन के लिए ऑफ कोर्स कि भाई मुझे कोई एक प्रॉपर्टी दे रहा है, ये नया प्रोजेक्ट है, बहुत रिजनेबल है, इंस्टॉलमेंट पे जो है मैं ले सकती हूँ। और अभी भी मैंने यकीन कर, इस्लामाबाद में कुछ लोग जो बाहर मुल्क से आए, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, वो रो रहे थे, बिल्कुल अपने आप को मार रहे थे कि देखो इन्होंने हमें लूट लिया, ऐसा हमारे साथ 2 नंबरी हो गई, जो भी हो गई। तो अब लोग ज़रा डरते हैं, बल्कि ज़्यादा डरते हैं। तो हम ज़ैनब ज़रा मैं इसको उस तरफ अब चलूँगी, सोल्यूशन की तरफ। तो अगर कोई मुझे फ्लैट दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अक्सर मैंने देखा 4K चुरंगी, नॉर्थ कराची, इस तरफ के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई वहाँ पर एक फ्लैट लेना चाहता है, तो वो कहाँ पे जाके उनसे क्या, एक तो उन जो सेल करें उनसे क्या मांगे, और वो प्रूफ करने के लिए वो किस साइड पर जाए? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। चाहे फ्लैट बने हुए हों चाहे बिल्डर के हों, मैं दोनों कंडीशंस को बता देती हूँ। जिनसे आप आम बंदे थे जो बने हुए होते हैं, जैसे मुझसे, इनसे आपसे खरीद रहा है कोई फ्लैट, तो सबसे पहले ये होता है कि जब आपकी सौदा तय हो जाता है एक दूसरे के दरमियान, हम एक टोकन मनी जो देते हैं थोड़ी सी, फिर क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, फोटोकॉपीज होती हैं, जो पेपर होते हैं, उन पेपर्स को आप लेके, अब जिस जगह की प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले बताया कि कराची में डिफरेंट जगह की प्रॉपर्टी, क्योंकि एक जगह रेवेन्यू में आप सिर्फ नहीं जा सकते। आप अगर केबीसी की प्रॉपर्टी है तो केबीसी में, अगर कंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है तो कंटोनमेंट में, अगर आपकी केडीए की प्रॉपर्टी है तो केडीए में आप उसकी वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लीज पेपर होंगे। अगर वो बिल्डर ट्रांसफर पर है तो फिर आप बिल्डर से कंफर्मेशन करवाएंगे, जिस बिल्डर के पास, क्योंकि एक बिल्डर एक बिल्डिंग बना के तो भागता नहीं, लाजमी बात है उसका एक ऑफिस होगा जहाँ पे रिकॉर्ड होता है, आप उसको चेक करेंगे। अगर लीज प्रॉपर्टी है तो लाजमी बात है कि जहां से बनी है, फॉर एग्जांपल अगर AK चौरंगी है तो लाजमी बात है सेंट्रल का इलाका लगता है, सेंट्रल के आप DC ऑफिस में जाकर और वहां पे जो है आप उसकी रजिस्ट्रार के पास जाकर उसकी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि भाई ये मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ये जेन्युइन है या नहीं है, ये जो मुझे बेच रहा है ये ओनर है या नहीं है, ये चीज आप पता कर सकते हैं। वो आपको पूरी वेरिफिकेशन करके दे देगा। बैंक भी तो आपको लोन देती है ना, बाज दफा बैंक देती है, या हाउस बिल्डिंग से हम लोन लेते हैं कि प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो वो क्या करती है, वो इस तरह तो आपके पेपर नहीं रखेगी, वो भी पूरी वेरीफाई करने के बाद आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ का लोन जो देती है, आप घर खरीदते हैं तो वो तो पूरी वेरिफिकेशन करती है। तो यही वेरिफिकेशन अगर आप कर लेंगे, अब आप 5,000 10,000 बचाने के चक्कर में इतना बड़ा लॉस अपना कर देते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि हम जो वेरीफाई नहीं करते पेपर्स को। अच्छा, अब वेरीफाई करने के बाद भी, नसरा टावर हमारे सामने मिसाल है, पूरा इतना बड़ा 1.5 2 करोड़ के घर थे यहाँ पे, लोगों के फ्लैट,
वो ये पूरी जमा जमा कब पूंजी लिए लगा तब ली। वो 1-1 हाँ, करोड़ के तभी तो बहुत उस वक्त। पुरानी। अब वो देखें कि वो तो पूरा वेरीफाई सब कुछ होने के बाद आबाद इलाका लोग रहने भी लग गए तो उसको तोड़वा दिया गया कि ये अब तो इलीगल है। गलती किसकी हुई? इदारों ने तो उसको प्रूफ दिया होगा ना कुछ। यही तो, अब बिल्डर की गलती को अगर हम यहाँ पे माने तो बिल्डर कहाँ से कंफर्मेशन कराता है? इदारों से करवाता है। लाजमी है इदारे उसको अलाउ करते हैं तो वो करता उसको ज्यादा लड़ना चाहिए कि मैंने ये जमीन तो मेरी है, मेरी है और मैंने इलीगल proof थी। तो जब मैं कंस्ट्रक्शन का, देखिए कंस्ट्रक्शन बिल्डर ऐसे शुरू नहीं करता, वो परमिशन लेता है इदारों से, एंटी इंक्रोचमेंट से, बाकियों से, सब उसको एनओसी प्रूफ देते हैं कि भाई ये आपका एनओसी है। वो दिखाता वो लेटर, बोले ये बिल्कुल। proof है मेरे पास। हम बात, अच्छा हमारे पास ऐसे मैटर्स आए जहाँ पे जमीन हमारी, कंस्ट्रक्शन इन्हीं से हमने लेटर लिया। गोटाबाद थी, गोटाबाद भी बाज दफा गोटाबाद हम गोटाबाद कहते हैं, लेकिन गोटाबाद इलीगल नहीं होते, वो भी लीगल होते हैं। गोट वगैरह जो होते हैं, मतलब गोट हम यहाँ पे उनको इसलिए चक गोट, पंजाब में उनको अच्छा, चक कहते ठीक हैं, है, यहाँ ठीक पे है, गोट कहते हैं। अब गोट भी लीगल ही है, मतलब सोसाइटी तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे उनको नाम है गोटाबाद में कर दिया गया। अच्छा गोट गोटाबाद। जब कहते हैं तो लोग कहते हैं लोग illegal कहते हैं होगा। ये तो इलीगल नहीं नहीं, वो लीगल है। गोटों के भी आप देखें ना कि शंबे गोट, रईस गोट, ये बाकायदा रजिस्टर्ड गोट है, इनके नाम आते हैं बाकायदा। आप इनका अगर सनद निकालते हैं, ये रेगुलाइज्ड हैं सारे। सही। अब आप उनकी रेगुलाइज्ड होने के लिए आप उस जगह पे जाएंगे, गोटाबाद के जो मुख्तियारकार है उससे पूछेंगे कि भाई ये रेगुलाइज्ड है या नहीं है। ओके। वो आपको एक पेपर दे देगा कि भाई ये रेगुलाइज्ड है, उसका नाम गोट का आ जाएगा कि इतने से इतने वहां पे जो है प्लॉट्स हैं। ओके। अब वहां पे एक बंदा खरीदता भी है, सब प्रॉपर है, रिकॉर्ड भी, और कंस्ट्रक्शन की बाकायदा इंक्रोचमेंट से परमिशन भी है। सही। परमिशन के बाद उसने कंस्ट्रक्शन शुरू की तो यही इदारे वाले, यही एसी, यही मुख्तियारकार, यही डीसी आके उसकी दीवार वॉल तोड़ देते ओ कि भाई ये इलीगल है। भाई क्यों इलीगल है, क्यों हमें पता नहीं मिला, आप कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के भी मामलात होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर रास्ता ये, अगर आपके पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, अगर कोई इस तरह का होता है तो आपके पास हाई कोर्ट है, आप डायरेक्ट पिटीशन लगा सकते हैं वहाँ पे कि भाई ये मेरा राइट है, मुझे कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी गई है, मुझे एनओसी है, मेरे सारे पेपर क्लियर हैं, इसके बावजूद इन्होंने मेरी वॉल तोड़ी है, मुझे ये कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे, जो मुझसे डिमांड कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो है ना, आप जितने भी लीगल वे में भी जाए ना, अगर किसी को कुछ करना होगा वो आपके साथ करेगा। नसरा टावर आपके सामने एक मिसाल है, हमारे पास वो मून गार्डन एक मिसाल है। मैं कहती हूँ कि जौहर में इस स्कीम 33 को आप जाके देख लें, वहाँ पे आपको एक फाइल तो मिलेगी ही नहीं, 2-2, 3-3 फाइलें, इतने डिफॉल्टर हैं वहाँ पे लोग खरीदते हुए डरते हैं कि हम ये अगर कंस्ट्रक्शन कर लें तो कल को हम फंस ना जाएं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। इतने हालात खराब हैं बिल्डर। अच्छा अब ये तो हो गया कि हम अगर किसी से खरीदने जा रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन से, तो आप वेरिफिकेशन खुद करवाएं या किसी लीगल पर्सन को आप बोले इन्वॉल्व करें, ताकि वो आपको पूरी की पूरी क्या करके दे, वेरिफिकेशन करके दे कि ये प्रॉपर है या नहीं है। फिर आप ट्रांसफर का तरीका ये है कि दोनों साथ में जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, साइन करेंगे, लिखेंगे। अगर इनकेस आप बिल्डर से कुछ खरीद रहे हैं, अब बिल्डर का ये कि वो चीज बनी नहीं है, लाजमी है वो तो सिर्फ आपको मॉडल दिखाएगा, ऐसा मैं बनाऊंगा। अब आप उससे पहले से खरीद लेते हैं, भाई फ्लोर की बात, तमाम चीजें तय हो गई। अब सबसे पहले तो आप बिल्डर से ये तो पूछें कि यहाँ पे कोई भी नहीं पूछेगा, आप पता कर लें यहाँ पे लोगों ने जितने भी फ्लैट बुक करवाए होंगे, किसी ने भी आज तक नक्शे के बारे में नहीं पूछा होगा। नक्शेबाजी हो रही है बस। बिल्कुल। और वो कभी आपको प्रोवाइड भी नहीं करेगा, ये मैं 100% बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसको 4 या 5 फ्लोर की परमिशन होगी नक्शे के हिसाब से, और वो बना 10 फ्लोर रहा होगा। और वहां पे पार्क की जगह, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनता है, जब आप फ्लैट्स भी बना रहे होते हैं, वहां पे आपको बच्चों का पार्क भी देना है, वहां पे आपको मस्जिद भी अंदर देनी है, वो आपको कहीं नजर नहीं आएगी। सही। वहां पे आपको पार्किंग एरिया भी अलग करना है, ये नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्क की जगह पे भी एक बिल्डिंग बना देता है। ओहो। भाई ब्लॉक फलाना, ब्लॉक डी बन गया, ब्लॉक सी ई बना दो, ठीक, ठीक। ब्लॉक एफ बना दो, वो छुपाएगा नक्शे में, ये तमाम चीजें आती हैं वो ना। जो जिधर से अप्रूव करवा रहे हैं उधर थोड़ा पैसे दे के, भाई इसको दे तो के छोड़ो यहाँ यार। वो नक्शा छुपा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि बिल्डर के कहने पे, वाह इसमें पार्क है, इसमें ये, इसमें वो, बाद में वही पार्क हमें, आज तक आप मुझे प्रोजेक्ट बता रहे कहीं पे भी पार्क हमें नजर ही नहीं आता। नहीं होते। फ्लैटों में हालांकि नक्शे में होता है, क्योंकि आप जब भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं सोसाइटी, इस तरह प्रोजेक्ट में आपको पार्क, आपको मस्जिद, आपको ये तमाम चीजें अवेलेबल करनी है बच्चों के लिए वहां पे। और आप देखिए कि पार्किंग एरियाज में भी वो लोग क्या बना देते, कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बना के लोगों को बेच देते। एक हमें नक्शा इसलिए चेक कर, दूसरा हम जो फ्लोर खरीद रहे हैं, क्या वो फ्लोर इलीगल है या नहीं है। बाज दफा ये करते हैं कि 10 फ्लोर वो अलाउ करवा देते। मैं कहती हूँ 10 फ्लोर भी अलाउ नहीं होगा इनका, ये सारे इलीगल है। 4-5 जो अच्छे बिल्डर्स हैं, आप उनके भी जाके प्रोजेक्ट चेक कर लें, जो बड़े बिल्डर्स हैं,
उनके कभी प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े आपको हैवी प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, हमेशा लिमिटेड मिलेंगे, हर चीज की सहूलत वहां पे मिलेगी। लेकिन जो ये बाकी के बिल्डर जहाँ पे वो चूना लगा के लोगों को चले जाते हैं ना, वो वाले आप देखे परमिशन उनको 4 या 5 फ्लोर की होगी, वो पैसा खिला के वो जो है 10-15 फ्लोर बना देते। मैंने आपने जाके खरीद लिया, कल को पता चलता है वो इलीगल है, अब हम रोना धोना मचा देते। तो हम कम से कम पहले ही इंक्वायरी कर लें। अब हम 5 लाख के चक्कर में, 2 लाख के बचाने के चक्कर में जाके अपना पूरा का पूरा पैसा डुबो देते हैं और हमें ये पता। मैं ये नहीं कहती कि सबको नॉलेज होगी, लेकिन कम से कम नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे शख्स से आप पूछें जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो। इतना अच्छा, मैं जब भी जाती हूँ ना किसी प्रोजेक्ट के पूछने के लिए, एक तो वकीलों को तो कभी वो देते ही नहीं है, वो कहते गले पड़ जाएंगे। अच्छा, किराए पे रेंट पे भी हमें नहीं देते ना, खरीदना तो बहुत दूर के बिल्डर भाग जाते, तो हम ड्रेस में जाते ही नहीं है। हम एक दफ़ा मैं ऐसी चली गई चेक करने के लिए, मैंने कहा उन्होंने मुझे ब्रोशर दिखाया, इतने का ये फ्लोर, इतने का ये फ्लोर। मैंने कहा मुझे पहले ना नक्शा दिखाएं आप कि आप इतने फ्लोर। कह रहे हाँ आपको ऐसे नहीं दिखाएंगे, हमारा वहां से कंटोनमेंट का एरिया, कंटोनमेंट से आप जाके निकाल ले। मैंने कहा लाजमी बात है, जब मैं खरीदूंगी ठीक है। मैं अगर उनका दिल साफ हो तो उसी वक्त इनके ड्रॉर्स खोलेंगे, ले जी ये लें। आप देखें ना, आप इस चीज, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये जो है इंक्वायरी करने के लिए यहाँ हम फंसेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी होगा ना यहाँ पे, कहीं पे भी सीधा काम नहीं हो रहा होगा। अरे अल्लाह, मेरी जैसी हूँ, मैं कहूँगी मैं स्टाम्प पेपर साथ लाई हूँ, अपना नाम ID कार्ड दे मुझे, और इधर लिख के दें कि मुझे जो फ्लोर आप दे रहे हैं, ये बाद में अगर कोई भी मेरे साथ रपड़ा हुआ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरे पैसे अरे वो अब भाग जाएंगे। ये नजरत और बिल्डर कहाँ अब हाथ आए, सबके सब भागे में, वो बेचारे लोग, वो एक औरत। चलिए आप हम इसको सम अप करते हैं। ज़ैनब बलोच, एडवोकेट ज़ैनब बलोच हमारे साथ हैं, और नाजरीन को ये मैसेज देंगी कि हमें अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमें कौन से डोमेन के पास जाना चाहिए। ये कैमरे पे ज़ैनब जरा प्लीज। देखिए, मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर वे में एक जगह नहीं है, खासतौर पे कराची वालों के लिए। बाकी जगहों पे तो आप रेवेन्यू में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा रेवेन्यू सबका अलग है। अगर पंजाब, बलूचिस्तान, KPK की प्रॉपर्टी है तो उसका टोटल रिकॉर्ड आपको रेवेन्यू में मिल जाएगा। आप रेवेन्यू में चेक कर सकते हैं, इससे किसने खरीदा, इससे किसने खरीदा, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, बैंक में रखी गई है, लोन लिया गया, इस पर केस चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तमाम आपको रिकॉर्ड रेवेन्यू दे देगा। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पे ये इशू है कि यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि KBA, KDA की प्रॉपर्टी, KBC की प्रॉपर्टी, कंटोनमेंट, ये डिफरेंट तरह के जो इदारे हैं, इन सब की प्रॉपर्टीज अलग है। इनकी वेरिफिकेशन के लिए हमें उन्हीं जगहों पे जाना पड़ेगा। अब हम कंटोनमेंट की प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन KBC से नहीं ले सकते, KBC की हम जो है KDA से नहीं ले सकते। KDA की आप वहाँ से वेरीफाई कराएं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और वहीं के रजिस्ट्रार से आप देखें, क्योंकि बाद दफ़ा लीज पेपर भी देखें, लोग 2 नंबर बना देते हैं, जाली बना देते हैं। आजकल उसका पूरा रिकॉर्ड आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ की प्रॉपर्टी होगी उस रजिस्ट्रार के पास आपको उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मिलेगा कि ये जो ओनर है ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर बिल्डर से कभी आप कोई प्रोजेक्ट अपना खरीदें, या फ्लैट या घर या सोसाइटी में कहीं पे, बिल्डर तो हर जगह पे सोसाइटीज़ भी बनाते हैं, फ्लैट भी, तो कम से कम आप वहाँ पे ये देखें कि उनसे नक्शे का पूछें कि भाई आप ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये आपका लीगल है या नहीं है। अगर लीगल है, कितने फ्लोर तक लीगल है। आप देखें कि बाद दफ़ा मैं कहती हूँ सोसाइटी में, आप अभी मैं यही बात कर रही थी कि सोसाइटी में भी आप जाके देखें तो फर्स्ट फ्लोर तक आपको अलाउ है, ऊपर अलाउ नहीं है। बात बड़ी सोसाइटीज़ में वहां भी लोग जो है सेकंड फ्लोर बना के, और बाद दफा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो ये लोग फ्लोर बेच रहे हैं ना, फर्स्ट फ्लोर आप ले लें, सेकंड फ्लोर आप ले लें, ये भी इलीगल है। ये भी इलीगल है, ठीक है, क्योंकि ये लीगल नहीं है। ये आप जाके पता कर रहे हैं, ये भी टूटेंगे कल को। ये लोग जो फ्लोर्स खरीद लेते हैं कि मैंने फर्स्ट फ्लोर कर, अब ग्राउंड किसी का, फर्स्ट किसी का, सेकंड किसी का, कैसे हो सकता है ये लीगल। आप देख ले, ये भी इलीगल है। इसकी भी प्रॉपर छानबीन करें, क्योंकि आने वाले वक्त में नुकसान उठाने से बेहतर है कि अभी से हम ऐसा काम ना करें। तो आप सब इंशाल्लाह, ऐसा कोई बात नहीं कि अगर कभी भी किसी को समझ ना हो तो वो लीगल अफसर कोई होगा, उससे कोऑर्डिनेशन करके पूछ के वेरिफिकेशन करवाएं। दैट्स गुड। बहुत शुक्रिया ज़ैनब बलोच, आप हमारे साथ ज्वाइन किया आपने गुड मॉर्निंग विद सभी, और आपने प्रॉपर्टी की अवेयरनेस दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। आप जो है ज़ैनब बलोच एवरी फ्राइडे मेरे साथ होती है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग ब्रेक लेंगे और हम अभी किचन में जा रहे हैं, तो आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, और हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स TV के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई
फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और ये है सभी's किचन और एवरी फ्राइडे मेरे साथ एक्सपर्ट टीचर सीनियर शेफ फाइजा हमारे साथ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। फाइजा होम डिलाइट्स जी इनका ये ब्रांड है। माशाल्लाह ये यहाँ पर इनका कार्ड भी मेंशन है। इसने चटर बटर शुरू कर इधर इसको कर थोड़ा गर्म हो गया। अच्छा जी फाइजा कैसा चल रहा है आपका इंस्टीट्यूट मेमन फाउंडेशन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और क्या क्लासेस वगैरह ये सब साथ साथ चल रही हैं? बेकिंग की भी चल रही है, अभी नया सेशन आने वाला है नवंबर दिसंबर का। गुड। बेकिंग है, साथ में कुकिंग है, मिक्स पाकिस्तानी कुकिंग है, उसमें मींस के इटालियन कॉन्टिनेंटल सब। और फाइजा का हमारा डिफरेंट इवेंट्स में अक्सर मुलाकात होती है। हाय फिर हम जपियाँ शपियाँ लगाते हैं, हम खुश होते हैं एक दूसरे को देख के। अल्लाह पाक हम शेफ डे पे हम लोग मिले थे। शेफ डे पे हम लोग मिले थे। अच्छा साथ में ये बताऊँ कि अब आप खुद कुछ क्लासेस वगैरह आपका कुछ माइंड बन रहा है कि आगे कुछ फ्यूचर में? नहीं मैं अपने घर में तो दे रही हूँ। ठीक है। और साथ में अभी ये कि एक दो जगह मैंने बात की हुई है, इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम लोग प्राइवेट सेमिनार्स अभी इनका है फ्यूचर में कुछ क्लासेस आप घर पे भी दे रही हैं। अगर आपने इनसे कोई क्लास लेनी है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज डिश क्या बन रही है? आज हमारी बन रही है मिक्स अचारी सब्जी। मिक्स अचारी सब्जी। चले जी बिस्मिल्लाह करते, पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते। जी प्याज है यहाँ ये मुझे इतनी अच्छी लग रही है मैच देख के। मटर, शिमला मिर्च, गाजर, आलू, टमाटर है, कड़ी पत्ता और ये साबुत सूरख मिर्च है, ये कसूरी मेथी, धनिया और हरी मिर्च। बस फूल गोभी नहीं नजर आ रही इसमें। फूल गोभी वो अच्छी नहीं थी तो मैं नहीं लेकर आई। मैंने आपके इधर भी मालूम किया था तो वो भी उसकी सब्जी आई नहीं थी। यानी कि आप डालना चाहें तो आप डालना चाहें तो आप जरूर डालिएगा, वो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक है यहाँ पे। अच्छा ये है कलौंजी और राई। ठीक है। ये है जीरा, ये कुटी हुई लाल मिर्च और ये पिसी लाल मिर्च। ओके। अच्छा थोड़ा सी ये स्पाइसी की तरफ बनती है। और ये सारे अचार के मसाले हैं। इसमें अगर आप सौंफ डालना चाहें तो डालें, वरना सौंफ से थोड़ा सा फ्लेवर ना मज़े का नहीं लगता। किसी को होता है कि सौंफ का फ्लेवर यानी कि अचार के उसमें हम तो डालते हैं कि अच्छा लगता है, लेकिन किसी को नहीं पसंद आता, तो इसमें मैं नहीं डाल रही। अगर किसी को पसंद है सौंफ का फ्लेवर तो वो अचार के मसाले के साथ डाल सकता है। यानी कि मिक्स अचारी सब्जी मिक्स। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले पैन रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज फ्राई करेंगे। ठीक है। मैंने जरा इसको चॉप करके रखा हुआ है ताकि ये जल्दी मसाले के बनाने के लिए इसमें। ओके। थोड़ा सा हमने इसको सौते करना है या ब्राउन करना है? लाइट ब्राउन करना है। अच्छा लहसुन अदरक कुछ भी नहीं लगा मुझे? नहीं इसमें नहीं अदरक लहसुन कुछ नहीं, सिंपल हमने अभी ये जैसे ये थोड़ा होते हैं लाइट ब्राउन सा होता है तो फिर हम मसाले डाल के। अच्छा अभी जैसे ना हमारे कराची में और जगहों पे तो जैसे केपी के में या पंजाब के अलावा कुछ नहीं, केपी के में मेरे ख्याल में, पंजाब में भी गर्मी तो जबकि देखा जाए तो नवंबर स्टार्ट होने वाला है 3-4 दिन के बाद। और आप यकीन करें मौसम ये जो मिक्स सब्जियां बेसिकली हम सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा माइंड बना हुआ है। और रेडियो की रेडियो, ठेलों के ठेले और शॉप्स भरी हुई होती हैं। मॉल्स में चले जाओ कि मटर और गाजर को जिस तरह वो क्रिएट किया जाता है, लेकिन अभी तक वो लुक नहीं आया। अभी मूलियां देखी जरा भी नहीं उनमें निखार था, क्योंकि मौसम फ्लेवर ही नहीं आया नहीं है ना सही तरह। जो एक हवा चलती है ना, वो कहते हैं कोयटा की हवा चल गई, सर्दियां आ गई। तो अब इस महीने में ये हालत है, गर्मी शदीद चल रही है। कल भी मेरी भाभी से बात करी, इतनी शदीद गर्मी कि मतलब बंदा बेचैन हो जाए। तो भैया आप बिला वजह जो है बाहर बिल्कुल भी ना निकले। ये सब्जी है कि आपके गर्मी में भी कि आप लोग को अच्छा तासीर मतलब ठंडे मजा आता है यार। सब्जियों की तो बात ही कुछ और है। राइस के साथ आपने या चपाती के साथ लें और साथ में इसके साथ हो या जीरे वाला दही या रायता जो है आप इसके साथ इनटेक करें सब्जी के साथ, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि ये ड्राई होता है, कुछ शोरबे वाला तो होता नहीं है, तो और भी आपको अच्छा लगता है। हम लोग खाते रहे, मुझे अभी बार बार हम अपनी वालदा कहते कि सभी सब्जियाँ एक ख़ास उसमें ये मौसम ठंडा होता था, हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर ये जो है टच होता था। ये जी ब्राउन हो गया है, खुशबू आ गई हल्का हल्की सी। और इसके बाद सेकंड इसमें क्या ऐड होगा? ये जाएगा सूरख मिर्च। ठीक है, साबुत। हाँ जी, इसका भी अलग ही। ओके, क्योंकि फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ठीक है, डालेंगे हम राई और ये वो है कलौंजी है इसके साथ। समझ देना। अच्छा जी, अभी ये देखें इन्होंने साबुत जो है, और इसको जब अगर बहुत ज़्यादा ब्राउन कर दिया जाए ना, ये बड़े मज़े की इसकी जो है टेस्ट भी खाने में आता है। जब इसको आप तोड़ते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त फूल गई है थोड़ी सी ना ये ब्राउन। लाइट करूँ ज़रा सा इसके स्वी गैस? नहीं, इसको तेज है। देख लें।
प्याज, क्योंकि आजकल प्याज थोड़ी पानी वाली बहुत आ रही है, टाइम लेती है अल्लाह pure होने के बहुत लिए। ये देखें जी, इन्होंने ये बता अच्छा, दिया। यहाँ पे ये मैंने चलिए ब्राउन हो गया, हनी हो गया। जीरा ये सब एक जगह कर दिया था, ये इसके अंदर चला जाएगा। कलौंजी, जीरा, राई कलौंजी, जीरा, राई और कुटी मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च काली। ये करी पत्ता जो मेरे घर में लगा हुआ है। ओके, और अब जाएगा इसमें टमाटर। चलिए हल्की बिस्मिल्लाह। आंच कर दूं, हल्की आंच कर दूं। अब थोड़ी सी। ओके, वाह ये लीजिए आप, बड़ा मसाला प्यारा भुन सा गया। आ रहा है ना। ये इसको हम- कढ़ाई ले ली थी ना, उसमें जरा सा अच्छा सा नजर भी। हाँ, मुझे सिर्फ ढकना था ना उसका कैप की वजह से, क्योंकि ओके, सब्जी थोड़ी सी नहीं वो- नहीं, आपको वो भी मिल जाता। आप जरा सा वो, मैं चाह हाँ, रही वो तो थी बड़े कि उसमें हंडिया जो है ना, वो अच्छी जो इतनी उससे बनाई जाती है ना, नजर आनी चाहिए, फिर मजा आता है ना। आप क्यों नहीं ली? मुझे अब वो हो रहा है, अजीब सा लग। डालो इसमें, डालो। पलटन? हाँ, इसमें नजर तो आए ना। इतना मेरी बहन इतने मजे का खाना बना रही है, नजर तो आए इसकी लुक, तो उसमें तो सारा छुप जाएगा। ये तेरी खैर हो। चल इसको मुझे स्पून दे दो आप, इसको वहाँ पे, ये यहाँ रख दो, वहाँ रख ऐसे। ये नाज़रीन देखिए, अब जरा ना इसका, अभी जब ये वेज डलेगा ना, हाँ अब हो गया। अब इसका आ रही है ये फ्लेम, वो आ रही ठंडा है। है इस वजह से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अच्छा, जब ये वेज डलेंगी ना, फिर इसका जो एक इनहेंस होगा ना लुक, वो होगा यमी सा। अच्छा, आ जाएगा देखो बस। यहाँ पे एक चीज मिसिंग हुई मुझसे, जी, जी। हल्दी। कोई बात नहीं, ठीक है, हाफ टी स्पून हल्दी जाएगी ठीक यहाँ है। पे। फिर उसके ओके। बाद हम नमक मिर्च डाल के और ये सब्जी अच्छा, मैंने मना किया, मुझे फ्लेवर ज़्यादा इतना जो है पसंद नहीं था, तो इन्होंने स्किप कर दी। कोई बात नहीं, लेकिन लोग डालते हैं। हैं, अब क्या हाँ, डलेगा? ये लो, फ्लेवर ये के चिनमिन लिए। चिनमिन शुरू हो गई, ये गर्म हो गया। थोड़ी सी सूरख मिर्च इसमें डालेंगे ताकि ओके। ये हल्दी सी फ्राई हो जाए। सब्जी में मुझे हल्दी ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने डलवाई नहीं। हल्की कर दूँ लाइट? गाजर, ओके और ये जा रही है अपना ओके। ये शलगम, शलजम। ये थोड़ा ये टाइम लेते हैं, शलजम तो कुछ बोलते हैं, इसको इसको पहले शलगम डालेंगे, बोलते हैं। शलजम बोलते हैं। और ये मटर, मटर, और मटर बॉयल है नहीं है या नॉर्मल? ये नहीं है, ये फ्रोजन है। ओके, फ्रोजन। देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। ये लो, अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको, आलू भी डाल लें ताकि वो नहीं गले। आलू बॉईल है, बॉयल है? वो बॉईल है। वो ज़्यादा टाइम ले रहा है आजकल के आलू, इसलिए वो बॉईल करके ना। आज आपसे पूछूंगी, इसको कवर कर दूं? जी, ओके, सिर्फ मैं थोड़ी सी और डालूँ और थोड़ा थोड़ा सा सा नमक सब्जी के साथ। ठीक है। बस ये हमने बाद में, ये शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी हो जाती है, आलू और शिमला मिर्च हम वो आखिर में पहले डाल से के ही इसको बॉइल्ड है, वो ठीक है। करके। ओके, इसको हम थोड़ा सा बॉइल्ड हो जाए, तेज लाइट हमने कर दी है। ओके, इसको वहाँ रखिएगा। नहीं, एक मुझे वो ये कैप देना, ये वाला, ये थोड़ा इससे बड़ा है मेरे ख्याल में। हाँ, ये आ गया, ये रखे। ओके, डन हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा सा बात करेंगे कि जैसे सब्जियां लोग ख़रीदने जाते हैं, जैसे आलू का, कुछ लोग कहते हैं कि नमकीन है, कुछ कहते हैं मीठे आलू, तो हमारे लिए बेस्ट कौन से होते हैं? लेकिन नमकीन आलू ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, क्यों? क्योंकि हम वजह? सब्जी में जब हम बनाते हैं According तो उसका मीठा जो है वो जब आप फ्राइज के लिए, उसके लिए आप जब जाते हैं तो उस वक्त भी आप देखें, हम जब खाते हैं तो एक आलू का जो अपना फ्लेवर है ना, वो नमकीन इसलिए अच्छा लगता है कि उसके साथ हम जब उसको मसाले ऐड करते हैं सही। तो वो इन्हेंस कर जाता है। Okay. लेकिन एक चीज़ में अगर आप चीनी ऐड कर दें और फिर उसमें नमक मिर्च डाल दें ओके। तो वो मसाला क्या जायका कहाँ चला जाएगा। अच्छा, जो फ्रेंच फ्राइज में इस्तेमाल करते हैं वो भी? वो भी नमकीन होने चाहिए। हम ज़्यादातर जो आलू मीठे तो बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, वो नॉर्मली हम प्योरी बनानी हो या मैश पोटैटो बनाने हो तो उसके लिए हम मीठे ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा। जल्दी गल जाता है ओके। और प्लस की उसकी मैशिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसलिए हम उसमें से क्रीम ऐड करते हैं। तो मीठे वाले आलू नॉर्मली हम अच्छा, मीठे आलू 10-20 रुपए जो है वो पोटैटो के लिए यूज करते वो हैं। 10-20 रुपए सस्ते ही होते हैं। वही वजह यही है, क्योंकि अगर आप खाने में आप ना मीठे आलू डालेंगे तो आपका हांडी जो है उसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसकी वजह से भी ये कितना डन है ये आलू? आलू कितने डन ऑलमोस्ट डन है, अच्छा, कंप्लीट कंप्लीट डन है। ओके। एक्चुअली तो वही मैंने बॉईल किया था तो मुझसे थोड़ा ज्यादा ही बॉईल हो गया था। डरे में ये मैंने डरे, कहा था, हाँ, असल में वो करूंगी। जल्दी हो रहा, ये असल में ये लाइवली शो है हमारा ना, ये लाइवली शो। तो ये होता है कि समटाइम हम लोग कुछ चीज जल्दबाजी में बना रहे होते हैं, मैंने कहा तो हो था रहा होता टाइम है। लगता है क्योंकि आलू को, तो मैंने कहा बाकी तो सब थोड़ी सी देर में हो जाएंगे दम पे, लेकिन इसको तो अच्छा, अब जिंदगी में चेंज कितना आया ये बताओ? जी बहुत आया है, काफी ओके, मसरूफियत बढ़ गई, बढ़ गई है, खुशी फिर बढ़ गई है। जी, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनके अलग ही रूटीन स्टार्ट शुरू हो गई है, उनकी अपने एक लाइफ स्टार्ट हो रही है, हम उनके साथ साथ लगे हुए हैं।
यूनिवर्सिटी में आ गए बच्चे, अब उनके साथ माशाल्लाह, चल रहा है माशाल्लाह। सब कुछ। अच्छा जो और ये अपना ही अलग हो बेकिंग गया। क्योंकि आपके पास बेकिंग की क्लासेस चल रही है, मुझे एक दो सवाल मैं चाहूँगी ज़रा टेक्निकली कहूँगी या जो रेलेवेंट टू बेकिंग। कुछ लोग स्पंज जो इसका केक का बेस बनाते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होता, तो आप मुझे बताएं उससे मिस्टेक क्या करती हैं बच्चियाँ? देखिए स्पंज केक बना रहे हैं, एक तो हमारे बेसिकली देखें केक के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है। ठीक है, एक स्पंज केक होता है, एक बटर केक होता है और एक होता है ऑयल बेस्ड केक। तो अगर आप स्पंज केक बना रहे हैं तो उसमें आपका एग जो है ना वो बहुत अच्छा फ्लफी होना चाहिए, यानी Okay. कि आपने उसको पहले अच्छे से बीट करना है कि वो डबल हो जाए। सही फिर उसके बाद आपने उसमें मैदा ऐड करना है, सही यानी कि चीनी के साथ ही हम एग को वो करते हैं, बीट करते हैं ताकि वो फ्लफी हो जाए। फिर उसके अंदर सिर्फ मैदा जाता है ओके। और उसमें मैदा उसकी क्वांटिटी कम होती है तो वो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। अच्छा। और उसकी हीट मतलब कि इस तरह है कि आप 160 170 के उस हिसाब से रखें और उसको ऑलमोस्ट 20-25 या 30 मिनट्स दें। ठीक है। तो वो आराम से जब वो बेक होके निकलता है तो जब आप उसको तसल्ली से कोई चीज़ बनती है तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा Result आता है, अच्छा जबकि आता आप अगर आप फुल हीट दे दें उसको और कि बस मुझे जल्दी से केक बनाना है हाँ तो वो जब जल्दी से बनता है तो साइड पहले पक जाती है और बीच से जो है वो कच्चा रह जाता है। हाँ। वो जब आप बीच से पकाने के चक्कर में होते हैं वो हार्ड हो जाता है। ये होता है। ये मेरे भी प्रैक्टिकल ये आपका जो क्वेश्चन है ये हर क्लास में कोई ना कोई मुझसे पूछ रहा था, मिस हमारा केक कच्चा रह गया या तो जल अच्छा गया। वो जब वो साइड पे जल रहे हैं अब वो उसको दोबारा चढ़ाते हैं तो वो फिर वो बिल्कुल, वो अजीब ही इवन हो कि जाता है। आप अगर ओवन पे भी चलाएं, जैसे ये आपका है पैन है, इसमें भी आप नॉन स्टिक में आराम से रख सकते हैं। इसमें 2 से 3 पानी आप डालें, छोटा सा स्टैंड रखें जैसे ये रखा हुआ है, इसमें रख के अपना मोल्ड रख दें ठीक है। और इसको ढक दें। सही है, ये हीट आ रही है ना, इसको वहाँ से बंद कर दें सही। ताकि हीट ना निकले इसकी। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसमें पैन में भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा और सॉफ्ट केक बन के निकलेगा। अच्छा कुछ लेकिन लोग बनाते तसल्ली हैं चाहिए इसके लिए। जैसे कढ़ाई रख ली। अब ये भी बताओ जिनके घर में माइक्रोवेव ओवन नहीं है वो बच्चियां दिल छोटा ना करें, बहुत सारे तरीके हैं। और जैसे कुछ लोग पतीले में बॉइल्ड में पानी बिल्कुल। रखते हैं, फिर बीच में स्टैंड रख देते हैं और उसके ऊपर एक और पतीला, उसमें वो उसका जो लेकिन ज्यादा पानी नहीं रखना है, तो जी। थोड़ा रखना होता है। हाँ, यहाँ पे वो हम लोग steam- चावल भी रख देते हैं कि चावल बिछा दिए या पत्थर जो थे बीच में वो नमक भी होते हैं, हो सकता नमक है भी उसका। नमक बिछा के भी भाई करते हैं। heatness उसके यहाँ पे through सिर्फ है। इस तरह की हीट इसकी वजह से कि हीट जो है ना सराउंड वो ना थोड़ा सर्कुलेट कर, इस वजह से हम डालते चले हमारे पास टाइम शॉर्ट है जितना है कि थोड़ा हम आप लोगों को दिखा दें, इसको ज़रा हम थोड़ा ड्राई भी कर लेते हैं। तो मैंने इसको स्टीम ज़रा हल्की कर दी थी ताकि जी ये देखें। और वैसे भी ज़्यादा वो नहीं करना है आपने अच्छी इसको लगती है। कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गलाना हाँ ज़्यादा सारे नहीं। न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं जब आप इसमें डालते हैं। हरा देंगे वाह क्विकली है। कसूरी मेथी भी थी? नहीं, कुछ में थी आखिर में जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, है तो है ना? जी, जी। ओके। वो भी बड़ी प्यारी इसके साथ, क्योंकि करी पत्ता, साबुत मिर्च, खुशबू के लिए ऐसी चीज़ें। ये जी इन्होंने ये आलू चलेगा, आलू भी ऐड कर दिए जो जान होते हैं हर सब्जी के। आलू गोभी, सब्जी, आलू बैंगन ना हो तो गोभी, मैं- भिंडी, आलू। भिंडी। मैं बताऊँ किस चीज़ आलू भिंडी जो मैं बनाती हूँ, आलू भिंडी, बैंगन में भी आलू डलते हैं और यहाँ तक कि मैं तोरियाँ बनाती हूँ उसमें भी थोड़े से तिहारी में आलू डलते हैं। आलू पाकिस्तान की जो है ना फैमिली का एक हिस्सा है, ये कह सकते हैं। ये ज़बरदस्त जो है इसका लुक। अच्छा सा टॉस है ना। खड़ी खड़ी सब्जी होनी चाहिए प्लीज़, आप मत उसको भुर्जी मत बना लीजिए इसका। बिल्कुल न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम जितना सब्जी को ओवर कुक कर देते हैं कि हम गलाने के चक्कर में उसके सारे न्यूट्रिशन हम इसको मार हम देते लाइट हैं। ऑफ करें, इसको कसूरी मेथी डाल के हम्म। ये देखें जी। अब इसको हम और इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें इसको, बस देखो वही ज़रा सा इसका एक अरोमा सा आएगा और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए जी कितनी इन्होंने 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे और जो है वो इन्होंने माशाल्लाह फ़ायज़ा ने हमें आज 1-2 टिप भी बता दी केक की, स्पंज केक की, और साथ में आलूओं की भी हमने, क्योंकि रेलिवेंट हो ना किचन में वही गुफ्तगू हो जो कुछ सीखने को मौका मिले। अच्छा आटे को नरम रहना चाहिए काफ़ी देर तक, रोटी जो आटे को कितनी उसमें गूंदना चाहिए कि रोटी बिल्कुल अच्छी नरम बने? देखिए आटे को हम लोग गूंदते हैं नीम गर्म पानी के साथ गूंदें, ठीक है। ठीक है, और उसको गूंद के थोड़ा सा उसकी गूंदियाँ ज़रा अच्छी लगाएं,
मुखिया मुखिया जिसे कहते हैं ना, ऐसे कर जैसे हम लोग पिज्जा के लिए जब डो बनाते हैं तो हम लोग काउंटर पर डाल के हम उसको अपनी हथेली से ना उसको मूव करते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है अच्छा 15 से 20 मिनट के अंदर। आप लोग डो अगर भी आप बनाते हैं ना, इसलिए मुझे जी पूछ पिज्जा रही की डो तो वो फिर अच्छी राइस होती है, सब कुछ होता है और वो सॉफ्ट भी रहता है। ठीक है। तो सेम यही है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे रोटियां डालनी है आपने, तो बेशक आपका लाल आटा है या सफ़ेद आटा है, आप अगर लाल आटा ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद आटा मिक्स करके, यानी कि 1 कप ले लें। अगर कोई कॉन्शियस है कि नहीं मुझे लाल आटा ही खाना है, तो उसमें थोड़ा सा आप वाइट आटा ऐड करें। ठीक और है। उसके बाद उसकी जो बूंदियां आप लगाएं ना, वो इतने सुकून से लगाएं कि वो बिल्कुल सेटल हो जाए। हमारी यानी अम्मी कि कहती थी 7 छोड़े मत पसलियां, उसको। मतलब कुछ ही, मैंने कहा 7 पसलियां को दे, अम्मी कहती यूं बना के नहीं, यूं करके गूंदते घूमते चलो आज अब इसको हम डिश आउट बताते करते हैं। आटा गूंदो चटनी पीसो रोटियां पकाओ लप लप खाओ, बारिश आई कपड़े भीगे, पाँव मेरा फिसला दिल मेरा धड़का, आओ पायजा पानी भरने चले बचपन की याद ताज़ा कर दी इसने मुझे। बड़े मज़े से हम लोग ये खेलते थे आटा गूंदो। चलें जी, ये हो गया खूबसूरत, बचपन आपके साथ रहता है ऑलवेज, दैट्स बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओके जी, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको भी इधर कर देते हैं ताकि आपका प्रेजेंटेबल काम हो जाए। दैट्स गुड। अरे 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 खुशबू, खुशबू बता रही है कि दाल दाल में कुछ आउटस्टैंडिंग, बहुत खूबसूरत। धुआं देखें कहाँ जा रहा है कैमरामैन वालों की तरफ, और उनका लेंस जो है वो ये जी, ये ज़बरदस्त ये बन रही है। क्योंकि अचार में जो खास चीज़ें डलती हैं आपने डाली थी, कलौंजी, राई और जीरा, साबुत सुर्ख मिर्च, ये कड़ी पत्ता, ठीक है। और सौंफ मैंने कहा था ऑप्शनल और आप सौंफ और डालना मेथी चाहें दाना तो आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से डाल सकते मेथी हैं। दाना थोड़ा कड़वा हो जाता है तो उसको एंड में हम डालते हैं। कसूरी और मेथी थोड़ी की जरूरत डालती हैं, हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। कसूरी मेथी डाल के उसको स्किप ही कर दे मेरे ख्याल में, कड़वा ना हो जाए। नॉर्मली हम कहते हैं कि कड़ी वो जो है अपना मेथी दाना, उसको या तो पूरा अच्छे से पका लें या फिर उसको स्किप कर दें। नहीं, मैंने एक नोट किया, अब जैसे अपने कसूरी मेथी एक हम लोग कभी भी डालते हैं यूं करके, थोड़ी सी आलू गोश्त में या शलजम गोश्त में ज्यादा डालने से इसमें कड़वाहट आ जाती है, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़े में ही नहीं, कसूरी टची होता है। मेथी क्या है, मेथी है, मेथी को इसमें मेथी भी जाती है, फ्रेश मेथी अगर हाँ, आप डालना चाहें, उसका जो तो अलग अच्छी मेथी आ जाए तो वो आप डालें, तो उसकी जगह पे कसूरी मेथी स्किप कर दें और फ्रेश मेथी को आप ऐड कर लें। यस, जाते जाते खूबसूरत सा मैसेज, बस दुआओं में याद रखें, और मेरे अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं, उसको ज्वाइन करें मेमन में, और बेकिंग है, कुकिंग है, दोनों चीजें। और कोई ऑर्डर करना हो तो आपसे ऑर्डर करना हो तो फाइजा होम डिलाइट्स पे, फाइजा होम डिलाइट पर आए, केक है और आपकी, केक आप ऑर्डर कर सकते सेवरीज है, डिनर्स हैं, जो आपके उनके पार्टी डिनर्स जो भी हैं उसके लिए अब सेवरीज यहाँ पर भी बनाने की हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह, ठीक है जी, एक दिन सेवरी थैंक यू फाइजा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यानी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। यस, ये है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी में, और पसंदीदा सेगमेंट बज़्म शायरी, इश्क है शायरी। एंड मैं दिल की गहराइयों से हल्का शोराबाद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके ताउन से ये हम खूबसूरत सेगमेंट आपके सामने पेश करते हैं एवरी फ्राइडे। अच्छा जी, प्रोग्राम का ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, बज़्म शायरी, इश्क है शायरी, एक शेर आपकी नज़र करती हूँ और उसके बाद अपने प्रोग्राम का मज़ीद अपने मेहमानों से आपको मिलवाती हूँ। हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, हम जो हर बार
तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं, जब उससे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, जब उससे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी साथ में। वाह बहुत अच्छी वाह। अच्छा जी, चलते हैं अपने यहाँ पर शोरा कराम। हम तो एक अदना से और इनके जो वेव्स, इनके जो अट्रैक्शन हम पर होती है तो हम भी कुछ अदा कर देते हैं। और मेरे सामने माशाल्लाह इस वक्त शोरा कराम तशरीफ़ रखते हैं। चलते हैं हम अपने बज़्म शायरी यानी कि इश्क शायरी का आगाज़ करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं बड़ी प्यारी शायरा, और उनकी माशाल्लाह 2 किताबें भी माशाल्लाह इन्होंने लिखी हैं और इसमें बहुत अच्छी गज़लें, नज़में और कलाम हैं। तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं बाज़ौक़ खूबसूरत अंदाज़ यास्मीन यास साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की गहराइयों से बज़्म शायरी के सेगमेंट में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे प्रोग्राम का ख़ास हिस्सा, और ऑफ कोर्स जब से ये हमने इश्क शायरी स्टार्ट किया, वो हमारे साथ गा बगा हमारे जो है हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करती हैं। हमारे डायरेक्टर के साथ एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन अर्श के साथ, और वो हैं जावेद इकबाल जावेद साहब, एजुकेट जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिप्रेजेंट ऑफ हल्का शोरा बर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इस कहते हैं ना, इस सेगमेंट की जो सांसें चल रही हैं वो माशाल्लाह ऑक्सीजन प्रोवाइडर जावेद इकबाल जावेद। चलिए जी, एक आगे माशाल्लाह हमारा ईद का बड़ा प्रोग्राम हुआ था और उसमें शायरी का प्रोग्राम था, और बहुत सारे मेरे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने। और जावेद साहब के साथ उनके दोस्त भी हैं और जिगरी भी हैं, और वो हैं जावेद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। दुआ बड़ी है देर की मेहरबान थे आप। लेकिन आ गए ना। आ गए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ ऑफ कोर्स मैम तशरीफ़ रखती हैं यास्मीन यास साहिबा से, तो देखते हैं वो हमें क्या नज़र कर रही हैं। जी आगाज़ कीजिएगा। जी, एक गज़ल है कि कहीं उल्टा कहीं सीधा पड़ा है, वाह। कहीं उल्टा कहीं सीधा पड़ा है। कहीं उल्टा कहीं सीधा पड़ा है, मेरा हर ख्वाब ही बिखरा पड़ा है, ओह खत्म। ओहो मेरा हर ख्वाब ही बहुत खूब, बहुत खूब। बिखरा पड़ा है। और कभी रोते थे जिनको याद करके, कभी रोते थे जिनको याद करके, कभी रोते थे जिनको याद करके, उन्हीं बातों पे अब हंसना पड़ा है। वाह वाह क्या बात है। बहुत खूब मैम यास्मीन ये जी, जिंदगी की हकीकत है। बहुत खूब। तो कभी रोते थे जिनको याद करके, उन्हीं बातों पे अब हंसना पड़ा है। वो हंसना मुस्कुराना भूल बैठा, वो हंसना वो मुस्कुराना हंसना मुस्कुराना भूल बैठा, गमों से उसका जब पाला पड़ा, वाह वाह वाह। गमों से गमों उसका से जब पाला पड़ा बहुत है। प्यारा, अच्छा बहुत है प्यारा। वाह। और वहाँ के गांव सुने हो गए हैं, वहाँ के गांव सुने हो गए, वहाँ के गांव सुने हो गए हैं, जहाँ से शहर का रास्ता पड़ा है, वाह। हाय हाय बहुत। जहाँ से शहर का रास्ता पड़ा है। बहुत अच्छा है वाह। जी, और संभाले कौन अब माँ बाप अपने, संभाले कौन अब, संभाले कौन अब माँ बाप अपने, मेरे बच्चों में ये झगड़ा पड़ा है। हाय गहरा। अलमी है। जिंदगी मुकर्रर मैम, मुकर्रर। एक संभाले कौन अब माँ बाप अपने, मेरे बच्चों में ये झगड़ा पड़ा है। और खुदा तो दोस्त है पर मौलवी ने, वाह। खुदा तो दोस्त है पर मौलवी ने, दिलाया खौफ तो डरना पड़ा है। वाह वाह। तो ये है, बहुत तवील गज़ल है, लेकिन जो अशार याद थे, और शायर चूँकि माशरे का नब्बाज होता है तो जो महसूस करते हैं वो लिखते वो हैं। बयां कर देते हैं। बहुत ऐसा ही। खूबसूरत। बहुत अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैम के पास फिर दोबारा हम आएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं जावेद इकबाल जावेद की तरफ। और उससे पहले एक शेर और फिर जावेद साहब। दिल तो रोज कहता है मुझे सहराब, सॉरी यहाँ से जरा सा मेरे से, मैं फिर दोबारा सुना दूंगी, थोड़ा गलत हो जाएगा। नहीं तो आप सुनाए, मैं अच्छा, बाद मैं में सुनाऊं। सुनाऊंगी। हाँ जी, आप पेश कीजिए। ये शेर मैं अर्श भाई का नाम करता हूँ, हमारे डायरेक्टर
मुझे रिश्ते निभाने में कलाकारी नहीं आती। वाह ये वाह रिश्ते वाह, निभाने में मुझे रिश्ते निभाने में कलाकारी नहीं आती, मोहब्बत करनी आती है, अदाकारी अदाकारी नहीं आती। वाह जावेद भाई वाह, अर्श वाह, भाई वाह। मोहब्बत करनी आती है, अदाकारी नहीं हाय, हाय, आती। मैं अपने दुश्मनों तक से कभी दूरी नहीं रखता। क्या अपने दुश्मन मैं अपने दुश्मनों तक से कभी दूरी नहीं रखता। वफा करनी तो आती है, जफाकारी नहीं आती। अच्छा है, वाह, वफा बहुत करनी अच्छा, तो वाह, आती वाह, है, वाह, जावेद, जफाकारी वाह। नहीं आती। और अदाई में फराइज की नहीं दरकार खुशनुदी। क्या बात, अदाई में फराइज की नहीं दरकार खुशनुदी। मैं खुलकर बात करता हूँ, रियाकारी नहीं आती। वाह वाह, अच्छा है। मैं खुलकर बात करता हूँ, रियाकारी नहीं आती। और निमटना खूब आता है जमाने के मसाइब से। क्या बात, निमटना खूब आता है जमाने के मसाइब से। मुसलसल जहद करता हूँ, आजादारी नहीं आती। मुसलसल जहद करता हूँ, आजादारी आजादारी नहीं आती। बहुत ही रहम के काबिल है ऐसा शख्स दुनिया में। क्या बात, बहुत ही रहम के काबिल है ऐसा शख्स दुनिया में, जिसे खुद अपने जैसों से मिलनसारी नहीं आती। बहुत अच्छा, जिसे खुद अपने जैसों से मिलनसारी नहीं आती। और खुदा के सामने रखता हूँ अपने दिल की बातों को। क्या बात, खुदा के सामने रखता हूँ अपने दिल की बातों को। जमाने के खुदाओं की परस्तारी नहीं क्या आती। बात, जमाने के खुदाओं की परस्तारी नहीं आती। और खुदा के दर से मिलता है बहुत जावेद और मुझको। वाह, वाह खुदा के दर से मिलता है बहुत जावेद और मुझको। सिवा रब के किसी दर से तलबगारी नहीं आती। सिवा रब के किसी दर से तलबगारी नहीं आती। मुझे रिश्ते निभाने में कलाकारी नहीं आती। मोहब्बत करनी आती है, अदाकारी नहीं आती। क्या बात, जबरदस्त। आगे बड़ी बड़ी खूब इन्होंने आज बड़ी जरा मोहब्बत से हट के पेश किया है कुछ, बहुत खूब। जावेद इकबाल जावेद हमारे साथ। अच्छा जी, वो शेर जो मैं आपको सुनाई थी थोड़ी यहाँ पे से मिस्टेक हुई, दोबारा सुनिएगा। दिल तो रोज कहता है मुझे सहारा चाहिए। वाह, दिल तो रोज कहता है मुझे सहारा चाहिए। ये जावेद साहब आपके लिए। फिर दिमाग कहता है फिर क्यों तुझे धोखा दोबारा चाहिए। बड़ी बात है। चले जी, जावेद शेख हमारे साथ, खूबसूरत अंदाज। पहले नात के दो अशार जी जी, कि जो दरे मुस्तफ़ा पे जाते हैं, वाह वाह जो दरे मुस्तफ़ा पे जाते हैं वो दिलों की मुराद पाते हैं। क्या बात, वाह वाह। और गम के मारो दरे नबी पे चलो, सबकी बिगड़ी वही बनाते हैं। आए, क्या बात, क्या बात है, बेशक। और दो शेर हैं जी जी, कि वही तो फसल उगेगी वही तो काटोगे, वही तो फसल उगेगी। वही तो फसल उगेगी वही तो काटोगे, जो तुमने दोस्तों अपनी जमी पे बोया है, क्या बात, जो तुमने दोस्तों अपनी जमी पे बोया है। और अभी ना नींद से जावेद को करो बेदार। वाह, किसी भी जावेद का ले लें आप, ठीक है। कि अभी ना नींद से जावेद को करो बेदार, अभी तो आंख लगी है अभी तो सोया है। अभी तो सो- और जलता हुआ मैं अपना मकान देखता रहा, वाह वाह, जलता जलता हुआ मैं अपना मकान देखता रहा, फिर अपनी हसरतों का धुआं देखता रहा। वाह, समझा धुआं का धुआं देखता। और समझा है आईने की हकीकत कोई कोई, आहा, समझा है आईने की हकीकत हकीकत कोई कोई कोई, कोई। यूं आई ना तो सारा जहां देखता रहा। वाह वाह, बहुत जावेद वो आई साहब, ना बहुत तो खूब। सारा। बहुत अच्छा शेर है खाली तुम्हारा। जरा जी, समझा है आईने की हकीकत कोई कोई, यूं आई ना तो सारा जहां देखता रहा। अब वो एक गजल पे आ जाएं। जी, जी, जी। गजल के मायने तारीफ करना है गजल के मैंने तारीफ करना है। महबूब की। यानी कि आंखें गजल हैं आपकी तो मैं वहीं और आ- होंठ हैं मैं उधर ही आ गुलाब, रहा हूँ। सारे जहां में आप सा कोई नहीं। चांद लिखूं के गुल बदन लिखूं, हाय हाय, चांद लिखूं के गुल बदन लिखूं, मैं तुझे क्या ए जाने मन लिखूं। अरे भाभी चांद अभिषेक लिखूं सब नहीं करे। के गुल बदन लिखूं, मैं तुझे क्या ए जाने मन लिखूं, वाह, वाह। और मैं तेरे हुस्न की करूं तारीफ। क्या बात,
मैं तेरे हुस्न की करूं तारीफ और अदाओं का बांकपन लिखूं। वाह जी वाह, मैं वाह तेरे जी, वाह। हुस्न की करूं तारीफ और और अदाओं का बांकपन लिखूं और तेरी तारीफ में जो लिखे हैं, तेरी तारीफ में तेरी तारीफ में जो लिखे हैं उन्हीं लफ्जों को अपना फन लिखूं। क्या बात। वाह। तेरी तारीफ में जो लिखे हैं उन्हीं उन्हीं लफ्जों को अपना फन लिखूं। बहुत अच्छा। और जावेद देखिएगा कि तेरी नाराजगी से डरता हूँ, तेरी तेरी नाराजगी से डरता हूँ वरना दिल में जो है चुभन लिखूं। तेरी नाराजगी से डरता हूँ वरना दिल में जो है चुभन लिखूं। और क्यों ना जावेद यादे जाना को, क्यों न जावेद यादे जाना को शबे तन्हाई में किरण लिखूं। क्या बात। शबे तन्हाई में किरण लिखूं। ठीक है, बस इतना। अरे मैं हम तो इतने महसूस हो रहे थे अच्छा फिर आपने। सुनो। ये सारे अशार आपने जावेद साहब से मुतासिर होकर लिखे। ये मुतासरीन में से शामिल है। मुतासरीन है जावेद। चलो मैडम का नंबर है। जी जी मैडम, मैडम यास्मीन यास साहब अब आप पेश कीजिए। जी मैं पेश कर लेती हूँ। मोहब्बत याद सब कुछ है, मोहब्बत याद सब कुछ है, अदावत कुछ नहीं होती। वाह वाह। वाह। मोहब्बत याद सब कुछ है, अदावत कुछ नहीं होती। मेरा दिल मुझसे कहता है रकाबत कुछ नहीं होती। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने। मेरा दिल मुझसे कहता है रकाबत कुछ नहीं होती। बहुत आला। और हमें बाहम जो रखे झूठ वो अच्छा मेरे हमदम। वाह वाह। हमें बाहम जो रखे, बाहम जो रखे झूठ वो अच्छा मेरे हमदम। दिलों को तोड़ने वाली सदाकत कुछ नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये बात इन्होंने भी कही थी। चुभन तोड़ने वाली बिल्कुल सदाकत कुछ नहीं होती। और खुदी का राज जानोगे तो ये भी जान लोगे तुम। वाह वाह। खुदी का राज जानोगे तो ये भी जान लोगे तुम। अमल ही असल दौलत है, हिकायत कुछ नहीं। वाह वाह वाह। बिल्कुल। अमल ही असल दौलत है, हिकायत कुछ नहीं होती। और अजल से ही सफर में हूँ, अजल से ही सफर में और इतना जान पाई हूँ। और इतना अजल से ही सफर में हूँ और इतना जान पाई हूँ। मेरा होना हकीकत है, रिवायत कुछ नहीं होती। मेरा होना हकीकत है, रिवायत कुछ नहीं होती। रिवायत कुछ नहीं होती। और वो पहलू में अगर बैठे तो दिल काफिर ये कहता है। क्या बात है, वाह। क्या वो पहलू में अगर बैठे तो दिल काफिर ये कहता है। तकल्लुफ क्या, मुरव्वत क्या, इजाजत कुछ नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत खूब। तो मोहब्बत याद सब कुछ है, अदावत कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए। वाह वाह। न जाने कौन सी शिकायतों के हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनाहगार हो गए। क्या बात है। चलिए जी जावेद इकबाल जावेद साहब बताइए। गजल अर्ज करता हूँ। जी जी पेश कीजिए। तेरे आंचल को छूने की जसारत हो गई मुझसे। वाह जी वाह, भाई वाह जी वाह। तेरे आंचल को छूने की जसारत हो गई मुझसे। बहुत ही खूबसूरत सी शरारत हो गई। वाह वाह, बहुत अच्छी। क्या बात। बहुत ही खूबसूरत सी शरारत हो गई मुझसे। मोहब्बत में लिया जो दिल तो अपनी जान तक हारे। मोहब्बत में लिया जो दिल तो अपनी जान तक हारे। बहुत ही बेमुनाफा सी तिजारत हो गई। बहुत ही बेमुनाफा सी तिजारत हो गई मुझसे। मैं खुश था अपने जज्बों की अगन को मुंजमिद पाकर। क्या बात है, वाह अच्छा है। मैं खुश था अपने जज्बों की अगन को मुंजमिद पाकर। लो फिर से आज बेकाबू हरारत हो गई मुझसे। लो फिर से आज बेकाबू हरारत हो गई मुझसे। अदा नए अंदाज से मैं रोज शब अपने जीऊंगा अब। नए अंदाज से मैं रोज शब अपने जीऊंगा अब। खुशी रे जिंदगानी ये इबारत हो गई मुझसे। खुशी रे जिंदगानी ये इबारत हो गई मुझसे। और तुम्हारी बेरुखी ने इस तरह जीना सिखा डाला।
तुम्हारी तुम्हारी बेरुखी ने इस तरह जीना सिखा डाला, नए एक रोजनामे की इदारत हो गई मुझसे। वाह जी वाह। नए एक बहुत अच्छे रोजनामे भाई, की बहुत इदारत अच्छे, हो गई इदारत मुझसे। अच्छा इस्तेमाल किया है। आदाब। जिसे मर मर के सेंचा था, जिसे रो रो के लिखा था, जिसे मर मर के सेंचा था, जिसे रो रो के लिखा था, गजल वो नागहानी आज गारत हो गई। गजल वो जावेद भाई नागहानी, वाह बहुत अच्छे। गजल वो नागहानी आज गारत हो गई। गारत हो गई मुझसे। खुदा का शुक्र है जावेद इस दौरे नदामत में, खुदा का शुक्र है जावेद इस दौरे नदामत में, जमी पर फूल खिलने की बशारत हो गई। वाह वाह अच्छा। जमी पर फूल खिलने की बशारत हो गई मुझसे, तेरे आंचल को छूने की जसारत हो गई मुझसे, बहुत ही खूबसूरत सी शरारत हो गई। क्या बात है जावेद इकबाल। जावेद साहब खूबसूरत अंदाज गजल पेश करे थे। आगे चलते हैं, जावेद शेख साहब क्या पेश करें। जी सर। अपने छोटों से प्यार है मुझको, वाह। अपने छोटों से प्यार है मुझको और बड़ों का मैं एहतराम करूं। वाह। अपने छोटों से प्यार है मुझको और बड़ों का मैं एहतराम करूं। ये मेरी तरबियत का हिस्सा है, ये मेरी तरबियत का हिस्सा है। अपने दुश्मन को भी सलाम करूं। ये मेरी तरबियत का हिस्सा जावेद है, शेख साहब बहुत अपने दुश्मन को भी सलाम करूं। वाह। और दिल में सच्चाई है, मोहब्बत है, दिल में सच्चाई है, मोहब्बत है। है, चाहतों के गुलाब खिलते हैं। चाहतों के दिल में सच्चाई है, मोहब्बत है, चाहतों के गुलाब खिलते हैं। तेरी खातिर बताए दोस्त मेरे, वाह। तेरी खातिर बताए दोस्त मेरे, और क्या क्या मैं इंतजाम करूं। और क्या क्या मैं इंतजाम करूं। तेरी खातिर बताए दोस्त मेरे, और क्या क्या मैं इंतजाम करूं। वाह। और शेर देखिएगा जावेद भाई कि उसकी ये जिद के बस मुझे देखो, उसकी ये जिद के बस मुझे देखो, तुम किसी से न कोई बात करो। उसकी ये जिद के बस मुझे देखो, तुम किसी से न कोई बात करो। और मेरा शौक मुझसे कहता है, और मेरा शौक मुझसे कहता है, मैं हर एक शौक से कलाम करूं। और मेरा शौक मुझसे कहता है, मैं हर एक शौक से कलाम करूं। और है ये हसरत में तेरे साथ रहूं, है ये हसरत, है ये हसरत में तेरे साथ रहूं जिंदगी के हर एक मौसम में। वाह। है ये हसरत में तेरे साथ रहूं जिंदगी के हर एक मौसम में। तेरी जुल्फों के साए में जाना अपनी मैं जिंदगी की शाम करूं। वाह। तेरी जुल्फों के साए में जाना अपनी मैं जिंदगी की शाम करूं। और आजिज़ी से खुलूस व चाहत से, आजिज़ी से खुलूस व चाहत से, अपने अखलाक और मोहब्बत से, आजिज़ी से खुलूस व चाहत से, अपने अखलाक और मोहब्बत से। है यही आरज़ू मेरी जावेद, मैं हर एक शख्सियत को राम करूं। वाह। है यही आरज़ू मेरी जावेद, मैं हर एक शख्सियत को राम करूं। ठीक है। क्या बात है जावेद शेख साहब, बहुत खूब। चलते हैं जी यास्मीन याज साहिबा की तरफ। हम बैक टू बैक म्यूजिक का तो सुना था, बैक टू बैक शायरी। जी यही तो मजा नया है। अंदाज़ भाई सब यही है हमारा। असल में ये इश्क शायरी ना तो कुछ बज़्म शायरी हमारा एक टच है, और इश्क शायरी तो हम सब की शायरी को इस खूबसूरत हाँ, और जो एक गुलदान शायर की बनाने जो है ना सारी जो एक उसकी ख्वाहिश होती है ना, वो अपना कलाम सुनाए, तो सामे भी मौजूद है और शायर भी मौजूद है, बस जी जी। अदा करें और हमें सबसे अच्छा मुशायरा है जी बस। बिल्कुल। गजल के चंद अशार के इस एक ख्वाब की ताबीर में जमाने लगे। वाह वाह। इसे ख्वाब की, इस एक ख्वाब की ताबीर में जमाने लगे, कि उसका नाम मेरे साथ साथ आने लगे। वाह भाई वाह, बहुत कि अच्छा। उसका नाम मेरे साथ साथ आने लगे, जरा वो देखे तो सज जाए कायनात मेरी। क्या वाह। बात है, वाह। जरा वो देखे तो सज जाए, सज जाए कायनात मेरी, वो गुनगुनाए तो ये कायनात गाने लगे। वाह बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शेर, बहुत अच्छा, बहुत खूब। जो इश्किया शायरी समझ लें या मोहब्बत है इसमें, इस गजल में पूरी मोहब्बत ही मोहब्बत है और महबूब जी है। ये यानी कि ये गजल हकीकी मानो में एक गजल है। मतलब जो गजल है ना कि उसमें इश्क व आशिकी की बात गजल का मिजाज है और पूरा। महबूब हो तो
तो जरा वो देखे तो सज जाए कायनात मेरी, वो गुनगुनाए तो ये कायनात गाने कायनात लगे। लगे। उसे भी प्यार है मुझसे मगर यकीन नहीं, उसे भी प्यार उसे है भी प्यार है मुझसे मुझसे मगर यकीन यकीन नहीं। नहीं कि रूठ जाऊं अगर मैं तो वो मनाने लगे, वाह, अच्छा, बहुत प्यारा, कि वाह। रूठ जाऊं अगर मैं तो वो तो वो मनाने लगे। न जाने क्यों मेरी धड़कन का शोर बढ़ता है, न जाने क्यों मेरी न जाने क्यों मेरी धड़कन का शोर बढ़ता है। वो जब करीब मेरे आके मुस्कुराने लगे, बहुत न प्यारा, जाने वाह। क्यों मेरी बहुत अच्छे, वाह। धड़कन का शोर बढ़ता है। वाह। वो जब करीब मेरे आके मुस्कुराने मुस्कुराने लगे। और इसीलिए तो मैं इजहार कर नहीं पाई, इसीलिए तो इसीलिए तो मैं इजहार कर नहीं पाई। कहीं वो और ज्यादा ना अब सताने लगे, वाह, वाह, वाह कहीं वो और ज्यादा ना अब सताने लगे। अकेली तू ही नहीं यास मरने वालों में, अकेली तू ही अकेली तू ही नहीं यास मरने वालों में। वो लोग कम नहीं जो प्यार में ठिकाने लगे, वो लोग कम नहीं जो प्यार में ठिकाने लगे। इसे ख्वाब की ताबीर में जमाने लगे वाह कि उसका नाम मेरे साथ साथ आने लगे। वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत पुर उम्दा असर पुरसहर इन्होंने शायरी की। मैं हर रिश्ते को निभाया ईमानदारी से, मैंने हर रिश्ते को निभाया ईमानदारी से। यकीन मानो कुछ नहीं मिला इस वफादारी से। वाह वाह। जावेद इकबाल जावेद साहब जी पेश कीजिए। गजल अर्ज है। जी। उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, क्या बात है। वाह वाह। उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, काम ये ठीक था कर दिया है गलत। वाह यार, वाह। बहुत अच्छे जावेद, बहुत अच्छे, वाह। तो मुकम्मल हो गई गजल तो गजल ही मुकम्मल कर दी। एक ही शेर में पूरे गजल। उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत, काम ये ठीक था कर दिया है गलत। और ए मुसव्वर तेरे हामियों ने यहाँ, क्या बात। ए मुसव्वर तेरे हामियों ने यहाँ रंग तस्वीर में भर भर दिया है गलत, बहुत खूब रंग तस्वीर में भर दिया है गलत। और बानिए कौम की रूह क्यों ना जले, बानिए कौम की रूह क्यों ना जले, जब मकी बोल दें घर दिया है गलत, जब मकी बोल दें घर दिया है गलत। और जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, जिनके अजदाद भटके थे घर के लिए, उनको लगता है अब दर दिया है गलत, उनको लगता है अब दर दिया है गलत। और लग रहा है शहीदों ने शायद यहाँ, लग रहा है शहीदों ने शायद यहाँ कौम के वास्ते सर दिया है गलत, बहुत अच्छे। कौम के वास्ते सर दिया है गलत। और सुन रे हाकिम तुझे हाकिमों ने तेरे, वाह क्या बात। सुन रे हाकिम तुझे हाकिमों ने तेरे, शान झूठी ये दी जर दिया है गलत, क्या बात। शान झूठी ये दी जर दिया है गलत। और तुम गुरेजा हो नजरें मिलाने से क्यों, वाह क्या बात है, वाह। तुम गुरेजा हो नजरें मिलाने से क्यों, काम ऐसा भी क्या कर दिया है गलत। वाह भाई जावेद भाई, वाह। गुरेजा हो वाह, नजरें दोबारा मिलाने बोलो यार, से वाह क्यों, बहुत अच्छे। क्या बात। काम ऐसा भी क्या कर दिया है गलत। और बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं, वाह बदले बदले हुए तेरे अतवार हैं, किसने तुझको भला भर दिया है गलत, क्या बात। किसने तुझको भला भर दिया है गलत। और जाने जावेद ने अपने जावेद को, जावेद ने जाने जावेद, देखो आपका भी आया मेरा भी आया, दोनों दफा जावेद आ गए। जान जावेद ने अपने जावेद को दे दिया है सिला,
पर दिया है गलत। जान जावेद ने अपने जावेद को दे दिया है सिला, पर दिया है गलत। उसके कदमों में दिल धर दिया है गलत। काम ये ठीक था, कर दिया है गलत। क्या बात है। बहुत आपकी पूरी गजल को एक शेर देती हूँ जी जी, और इसका ऐसा जवाब आपको बोलेगा हाँ ये सही। क्या बात। गालिब तुम भी कमाल करते हो, आए है जावेद तुम भी कमाल करते हो, डर देख के सवाल करते हो। चले जी, जावेद शेख साहब क्या पेश कर रहे हैं? चार मिसरे के बाद एक गजल है, तो मुझे वो चार मिसरे याद आ गए। जी जी जी, इन्होंने पेश करो, गजल नजर पढ़ी करें थी सर, नजर कि हम अहले बज़्म को जब आईना दिखाने लगे, हाय हाय हाय। हम अहले बज़्म को जब आईना दिखाने लगे तो अहले बज़्म हमें बज़्म से उठाने लगे। क्या बात, तो अहले बज़्म हमें आने काम से उठाने हाय अल्लाह। और जिसे बनाने में सदियां लगी जमाने लगे, क्या वाह वाह। जिसे बनाने में सदियां लगी जमाने लगे, ये क्या कि हम उसी घर का निशान मिटाने लगे। ये क्या कि हम उसी घर का निशान मिटाने लगे। अब हालत हाजरा पे आ जाते हैं हम लोग कि मालो जर है अगरचे पास तेरे, क्या बात, मालो जर है अगरचे पास तेरे, अपना क्या गैर तेरा भाई है। क्या बात, मालो जर है अगरचे पास तेरे, अपना क्या गैर तेरा भाई है। और अगर जेब है तेरी खाली, और अगर जेब है तेरी खाली, सगी औलाद भी पराई है। क्या बात, और अगर जेब है तेरी खाली, सगी औलाद भी पराई है। और जल रहा है जो आज गुलशन दिल, क्या बात, जल रहा है जो आज गुलशन दिल, हर तरफ है जो नफरतों का धुआं। जल रहा है जो आज गुलशन दिल, हर तरफ है जो नफरतों का धुआं। दुश्मनों में ये हौसला था कहाँ, दुश्मनों में ये हौसला था कहाँ, आग अपनों ने ये लगाई है। दुश्मनों में ये हौसला था कहाँ, आग अपनों ने ये लगाई है। और कौन अपना था कौन बेगाना, क्या बात, कौन अपना था, कौन अपना था कौन बेगाना, बात में ये कभी न जान सका, वाह। बात में ये कभी न जान सका। शुक्रिया तेरी बेवफाई का, शुक्रिया तेरी बेवफाई का, बात ये अब समझ में आई है। शुक्रिया तेरी बेवफाई का, बात ये अब समझ में आई है। और जुल्मतों की अंधेरी रातों में, जुल्मतों की अंधेरी रातों में, जुल्म और जब्र के मुकाबिल में, क्या बात, जुल्मतों की अंधेरी रातों में, जुल्म और जब्र के मुकाबिल में, मिल के खामोश कर दिया मुझको, मिल के खामोश कर दिया मुझको, मैंने आवाज जब उठाई है। क्या बात, मिल के खामोश कर दिया मुझको, मैंने आवाज जब उठाई है। और संगे मरमर का वो बदन जावेद, संगे मरमर का वो बदन जावेद, मुझको भूले से भूलता ही नहीं, क्या बात, मुझको भूले से भूलता ही नहीं। मेरी तकदीर कर गया रोशन, मेरी तकदीर कर गया रोशन, चांदनी में वो जब नहाई है, चांदनी में वो जब नहाई है। और मालो जर है अगरचे पास तेरे, अपना क्या गैर तेरा भाई है। और अगर जेब है तेरी खाली, सगी औलाद भी पराई। क्या बात, क्या बहुत प्यारा जावेद शेख साहब, क्या बात, बहुत खूबसूरत, क्या चलिए जी, सच्चाई है, क्या बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत। अच्छा जी, हम चलते हैं आगे यास्मीन याज साहिबा की तरफ। जी जी, तरन्नुम से जी जी, और मजा आ जाएगा, मजा दुबाला हो जाएगा। चेहरा हंसता है, क्या बात है, आँख पुरनम है, वाह। चेहरा हंसता है, चेहरा हंसता है, आँख पुरनम है, कितना बेदर्द प्यार का गम है। वाह वाह, क्या बात है, कितना बेदर्द। आदमी आदमी पे मरता था, आदमी आदमी पे मरता था, ये फजा आज कितनी कम कम है। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह बहुत शुक्रिया।
ऐब जब से बता दिए उनको, क्या बात है। ऐब जब से ऐब जब से बता दिए उनको, तब से हर दोस्त मुझसे बरहम है, तब से हर दोस्त तब से हर दोस्त मुझसे बरहम है। मुझसे वाह। बरहम है। वाह मुस्कुराने का राज मत पूछो, क्या बात है। वाह वाह। क्या बात है। मुस्कुराने का राज मत पूछो, मुस्कुराने का राज मत पूछो, रूह छलनी है दर्द पे हम वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और चलनी है दर्द पे, अब भी भरते हैं दम मोहब्बत का, अब भी भरते हैं, अब भी भरते हैं दम मोहब्बत का, वाह देखिए हम में किस कदर दम है। अब भी भरते हैं दम, बहुत अब भी शुक्रिया। भरते हैं दम। देखिए हम में किस कदर दम है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत प्यारा, क्या बात, बहुत क्या सुर में बहुत मजा आ रहा था। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त एंड की तरफ है, तो एक एक शेर जो है मैं सबसे कथा कहें, 4 लाइन कहें, 2 लाइन कहें, तो ये जरा शॉर्ट में मैं चाहूंगी। सबसे पहले जावेद इकबाल जावेद साहब आप, फिर हम आपकी तरफ और फिर जी। मैडम को मौका देते, मैडम से और सुन नहीं, लेते हैं। सबसे दो जरा टाइम खत्म हो गया ना, 2 शेर, टाइम एंड हो गया। एक एक शेर हम सबसे सुनेंगे। वाह क्या बात है, माशाल्लाह बहुत मजा आया आज। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है कि है मेरा आसरा शायरी ये मेरी, वाह वाह, है मेरा आसरा शायरी ये मेरी, इब्तदा इंतहा शायरी ये मेरी, क्या बात है। इब्तदा इंतहा शायरी ये मेरी, मेरे महबूब आ पास मेरे तू आ, क्या बात है। वाह। मेरे महबूब आ पास मेरे तू आ, दे रही है सदा शायरी मेरी वजह, दे रही है सदा शायरी जी। जावेद इकबाल जावेद साहब माशा, थैंक यू सो मच। अब हम जावेद शेख चलते हैं जरा जावेद शेख की तरफ, देखते हैं वो भी हमें एक शेर क्या सुनाते हैं। जब तेरा नाम ले लिया मैंने, जब तेरा नाम ले लिया मैंने, दर्द इनाम ले लिया मैंने, क्या बात। और थर थराने लगा गमे दौरा, क्या थर थर थराने लगा गमे दौरा। दौरा, हाथ में जाम ले लिया, ले लिया। हाथ जावेद में शेख जाम साहब, ले लिया मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जबरदस्त। चलिए जी, यास्मीन यास साहिबा की तरफ चलें ये 2-4-2-3 के, ये जो भरपूर जिंदगानी है, ये जो भरपूर जिंदगानी, ये जो भरपूर जिंदगानी है, दोस्तों ही की मेहरबानी है, वाह वाह क्या बात है, बहुत आला। दोस्तों ही की मेहरबानी है, लाख समझाओ लाख से टोको, लाख समझाओ लाख से टोको, दिल ने कब किसकी बात मानी है, और तुमने देखा है एक नए रुख से, वाह वाह तुमने देखा है एक नए रुख से, वरना तस्वीर तो पुरानी है। पुरानी है, वाह, तुमने वाह, देखा बहुत अच्छा, है। यास्मीन यास साहिबा, बहुत प्यारा। आने का बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। और जावेद इकबाल जावेद साहब आपका शुक्रिया, जावेद शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सेगमेंट बज़्म शायरी इश्क शायरी यहाँ ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें, लेकिन जाते हुए एक छोटा सा आपके साथ एक शेर ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रा यहाँ शेर हो जाए। उसने तोड़ा वो ताल्लुक जो मेरी ज़ात से था, उसने तोड़ा वो ताल्लुक जो मेरी जात से था, उसने तोड़ा वो ताल्लुक जो मेरी ज़ात से था, उसको रंज ना जाने मेरी किस बात से था, ला ताल्लुक रहा लोगों की तरह वो भी मुझसे, ला ताल्लुक ला रहा लोगों की ताल्लुक तरह रहा लोगों की तरह वो भी मुझसे, वो भी मुझसे, जो अच्छी तरह वाकिफ मेरे हालात से। क्या बात। क्या बात। अल्लाह।
बहुत अच्छा। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।